पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 137। अकरब देवता का पुजारी। बग्गी के अगले हिस्से पर एक स्याह पोश कोचवान बैठा हुआ था। घोड़े कमान से निकले हुए तीर की तरह दौड़े आ रहे थे। बग्गी जो पहले एक स्याह धब्बे की तरह नजर आ रही थी, करीब आ रही थी। मध्यम रोशनी में घोड़ों के स्याह जिस्म लहराते हुए शीश नाग की तरह लग रहे थे। बग्गी अंबर के पास आकर रुक गई। स्याह पोश कोचवान बूढ़ा आदमी था। उसने मुस्कुराते हुए अंबर से कहा, ए नौजवान, इस भयानक और सर्द रात में किधर जा रहे हो? कुछ ही फासले पर किला है। मैं अपने मालिक के साथ वहीं रहता हूँ। मेरा मालिक बड़ा मेहमान नवाज है। अगर तुम चाहो तो रात किले में गुजार सकते हो। आओ बग्गी में बैठ जाओ। अंबर ने बड़े गौर से बूढ़े को देखा। बूढ़े के लंबूतरे चेहरे पर लातादाद झुर्रियां पड़ी हुई थी। नाक तोते की तरह आगे से मुड़ी हुई थी। बूढ़े की आंखों में बेपनाह चमक थी, जैसे जर्द जर्द चिराग जल रहे हों। आंखों की पुतलियां गर्दिश करती तो सहरा के वो भयानक मनहूस गिद्ध याद आ जाते जो किसी मरे हुए इंसान की लाश को नोच नोच कर खा जाते हैं। अंबर को यह सब बड़ा पुरस्कार लगा था। जिस तरफ से बग्गी आई थी, अंबर भी उधर से ही आ रहा था। मगर अंबर ने कोई किला नुमा इमारत नहीं देखी थी। उसने सोचा, देखते हैं ये बूढ़ा स्याहपोश क्या करता है। ये सोचकर अंबर ने कहा, ए मेहरबान बुजुर्ग, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया। मैं वाकई बड़ा थका हुआ हूँ और शहर का रास्ता भी भूल चुका हूँ। अंबर बग्गी में बैठ गया। स्याहपोश ने घोड़ों पर चाबक बरसाया और घोड़े मुड़कर कच्ची सड़क को रौंदते हुए हवा से बातें करने लगे। उसी वक्त बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। अंबर बग्गी के पिछले हिस्से में बैठा हुआ था। रात के वीरान और काले कफन में घोड़े सरपट दौड़े जा रहे थे। तारीक रात स्याह बादलों के छा जाने से और भी तारीक हो गई थी। स्याह बादल जिनसे बारिश के सफेद सफेद मोती बरस रहे थे। बिजली खौफनाक आवाज में कड़की और दूर तक आंखों को खीरा कर देने वाली तेज रोशनी फैल गई। उस तेज रोशनी में अंबर को किले के खंडरात नजर आए। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि यह किला कहां से आ टपका। घोड़े दौड़ते हुए किले के बुलंद और मजबूत दरवाजे के सामने रुक गए और एड़ियां जमीन पर मारते हुए बुरी तरह हिनहिनाने लगे। अंबर छलांग मारकर नीचे उतर आया। बूढ़ा कोचवान उसके पास आकर बोला, ये मेरे मालिक का किला है, आओ अंदर चलते हैं। घबराओ नहीं, मेरे मालिक बड़े मेहरबान इंसान हैं। अगर वो आराम ना कर रहे होते तो खुद तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आते। अंबर और बूढ़ा स्याहपोश किले के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा कोई आवाज निकाले बगैर खुद ब खुद खुलता चला गया। बड़ी अजीब बात थी, लेकिन अंबर को क्या परवाह होती। उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। किला भाएं भाएं कर रहा था। कमरों में मशलें रोशन थीं। दरो दीवार से वहशत बरस रही थी। स्याहपोश अंबर को लेकर एक कमरे में आ गया। बड़ा खूबसूरत कालीन फर्श पर बिछा हुआ था। आतिशदान में लकड़ियां जल रही थी। आतिशदान के पास ही आरामदेह कुर्सी पड़ी थी और यूं हिल रही थी जैसे अभी अभी कोई उस पर से उठकर गया है। अचानक लकड़ियां जोर से चटखीं और शोलों की सुर्ख जुबानें लंबी हो गईं। बूढ़े स्याहपोश ने कहा, ए नौजवान, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूं। बूढ़ा स्याहपोश कमरे से निकल गया। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। स्याहपोश तेज तेज कदम उठाता हुआ एक पुराने कमरे में आ गया। यहाँ दीवार में एक हत्ती लगी हुई थी। स्याहपोश ने हत्ती पकड़कर जोर से खींची तो गिड़गिड़ाहट के साथ दीवार में इतना रास्ता बन गया कि एक आदमी बड़े आराम से गुजर सकता। ये खुफिया तहखाने का रास्ता था। स्याहपोश सीढ़ियां उतरकर तहखाने में आ गया। तहखाने की फिजा में नमी और सील की तेज बू थी। मशल की जर्द रंग की उदास और सगवार रोशनी में तहखाने का माहौल बेहद पुरस्रार और हैबतनाक था। छत से चमगादड़ें लटक रही थी। फर्श पर हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। उनके दरमियान में एक बड़ी सी मेज पड़ी थी। मेज पर खून पीने वाला ड्रैकुला चित लेटा हुआ था। मेज के ऐन ऊपर एक लाश सर के बल लटक रही थी। लाश की शाहरग में एक बारीक नलकी नस्ब थी, जिसमें से लाश का खून गुजरता और ड्रैकुला के हलक में पहुंच रहा था। लाश एक औरत की थी और खून निकलने से लाश का बदन सफेद होता जा रहा था। ड्रैकुला के पास मुर्दा चमगादड़ की खोपड़ी पड़ी थी। बूढ़े स्याहपोश ने जेब से एक मोमबत्ती निकालकर चमगादड़ की खोपड़ी के दरमियान में रखी और रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी ड्रैकुला के चेहरे पर पड़ने लगी। स्याहपोश ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, खूनी ड्रैकुला, जाग जा, तेरा गुलाम एक नया शिकार लाया है, उसका गर्म और लजीज खून पी। ड्रैकुला की आंखें खुल गईं, ड्राउनी सुर्ख आंखें। उसके नोकीले लंबे दांत बाहर निकल आए थे। हाथों के नाखून बड़े हुए थे। उसका चेहरा इस कदर खौफनाक था कि कमजोर दिल आदमी तो देखते ही मर जाता। ड्रैकुला ने गुराती आवाज में कहा, मेरे गुलाम, शिकार कहाँ है? बूढ़े स्याहपोश ने झुककर अदब से कहा, आका, मैं उसे बड़े कमरे में छोड़ आया हूं। वो नौजवान और सेहतमंद है, उसका खून गर्म होगा। ड्रैकुला का सनसनीखेज कहका तहखाने में गूंजा। उसने उठकर स्याहपोश की गर्दन पर अपना मुंह रख दिया। उसके तेज दांत गोश्त में उतर गए। ड्रैकुला ने चंद घूंट पीने के बाद उसे छोड़ दिया। उसके कई इंच लंबे दांतों से खून के कतरे टपकने लगे थे। यह उस किले की खौफनाक बला थी जो मरने के बाद जिंदा हो गई थी। उस खौफनाक ड्रैकुला की खुराक इंसानी खून थी, ताज़ा इंसानी खून, जो उसकी जिंदगी की जमानत था। ये ड्रैकुला कभी कभार खून आशाम चमगादड़ के रूप में किले से निकल जाता
اور شہر پہنچ کر لوگوں کا گرم گرم خون پی جاتا۔ سیاہ پوش بوڑھا اس کا ساتھی تھا۔ وہ مسافروں کو دھوکہ دے کر قلعے میں لے آتا اور وہ ڈریکولا کا نشانہ بن جاتے۔ امبر کو بھی سیاہ پوش اسی لیے لایا تھا۔ ڈریکولا تہخانے میں سینہ تانے کھڑا تھا۔ اس کا کالا لبادہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ پھر ڈریکولا کے حلق سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ چمگادڑ بن کر اڑتا ہوا تہخانے سے نکل گیا۔ ادھر امبر ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ باہر پورے زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سے قلعہ کانپ اٹھتا تھا۔ اچانک امبر کو کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کھڑکی کے شیشے سے ایک بڑی چمگادڑ چمٹی ہوئی ہے اور اپنے پر مار کر شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چمگادڑ کی آنکھیں سرخ اور پنجے نوکیلے تھے۔ چمگادڑ نے زور سے پر شیشے پر مارے تو ایک چھناکے کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ چمگادڑ اندر آ گئی۔ وہ بڑی مکروہ اور منحوس چیخیں مار رہی تھی۔ امبر نے دیکھا کہ چمگادڑ کے کان لمبے ہیں اور باہر نکلے ہوئے دانتوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، جیسے وہ ابھی ابھی خون پی کر آئی ہے۔ وہ باہر بارش میں سے آئی تھی مگر بالکل خشک تھی۔ وہ مکروہ انداز میں چیختی، بڑے بڑے پر ہلاتی امبر کے سر پر چکر کاٹنے کے بعد فرش پر گر گئی۔ فرش پر گرتے ہی اس کا جسم پھیلنے لگا اور انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد ڈریکولا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے لمبے اور خون آلود دانت پوری طرح سے کھلے ہوئے سرخ جبڑے سے جھانک رہے تھے۔ ڈریکولا دونوں ہاتھ پھیلا کر امبر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دانت نکوستے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تیرا لذیذ خون پینے کے بعد تجھے بھی اپنے جیسا بنا دوں گا، پھر تو بھی خون پینے لگے گا۔ ڈریکولا امبر کے پاس آ گیا۔ اس نے جھپٹ کر اپنے لمبے بازوؤں میں امبر کو دبوچ لیا۔ اس کے دانت پوری طرح باہر نکل آئے تھے۔ اس نے بڑی بےتابی کے ساتھ امبر کے کندھے پر منہ مارا اور دانت گوشت میں پیوست کرنا چاہے مگر الٹا اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ ڈریکولا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ امبر نے مسکرا کر کہا، ایک بار پھر کوشش کرو، شاید کامیاب ہو جاؤ اور میرا خون پی سکو۔ ڈریکولا نے جھنجھلا کر امبر کی گردن پر پنجہ مارا۔ اسے یوں لگا جیسے لوہے کی کسی چٹان پر پنجہ مارا ہو۔ امبر کی گردن پر خراش تک نہ آئی۔ اس کی عقل و دماغ حیران ہو کر رہ گیا۔ ڈریکولا گھبرا گیا کہ یا شیطان اعظم، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسا انسان ہے جس کا نہ خون نکلتا ہے اور نہ زخم ہوتا ہے؟ ڈریکولا نے چیختے ہوئے فضا میں ہاتھ لہرایا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں ایک لمبا چھرا آ گیا۔ ڈریکولا نے دونوں ہاتھوں سے چھرا تھام کر دھڑا دھڑ امبر پر وار کرنا شروع کر دیے۔ امبر نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ چھرا امبر کے سینے میں دھنستا مگر باہر نکلتے ہی کھال خود بخود مل جاتی۔ ڈریکولا زور زور سے اس کی گردن پر چھرا چلانے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر کی سل پر چھرا تیز کر رہا ہے۔ امبر بڑے مزے سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ڈریکولا نے امبر کو چھوڑ دیا اور کھڑکی کی طرف بھاگا۔ امبر نے اسے دبوچتے ہوئے کہا، جناب اب مجھے بھی تو اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ امبر نے چھرا پکڑ کر ڈریکولا کے پیٹ میں گھوم دیا اور گھمانے لگا۔ اب امبر کے چکرانے کی باری تھی۔ ڈریکولا کے جسم میں بھی کوئی زخم نہیں ہوا اور نہ ہی خون نکلا تھا۔ ڈریکولا نے کہا، اے انسان، تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے مار سکے۔ مجھ پر تیرا کوئی وار اثر نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر ڈریکولا کھڑکی کی طرف منہ کر کے خوفناک انداز میں چیخا۔ اسی وقت کئی خونی چیلیں نمودار ہوئیں۔ ان کی مڑی ہوئی چونچیں اور پنجے بڑے بڑے تھے۔ وہ پر پھیلا کر امبر پر حملے کرنے لگی۔ امبر نے ان خونخوار چیلوں کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا۔ ہر چیل کے جسم سے کالے رنگ کا ڈھیروں خون نکل کر فرش پر بکھر جاتا۔ ڈریکولا نے جب یہ منظر دیکھا تو کھڑکی کے راستے باہر چھلانگ لگا دی۔ امبر لپک کر کھڑکی کی طرف آیا۔ کھڑکی کے اس طرف گہری کھائی تھی۔ امبر نے دیکھا ڈریکولا کسی پرندے کی مانند ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چیلیں بھی چیختی چلاتی بھاگ گئیں۔ بارش اسی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ امبر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے باقی رات قلعے میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صبح ہوئی تو امبر قلعے سے نکل آیا۔ سیاہ گھوڑوں والی بگی باہر کھڑی تھی۔ امبر بگی میں سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ یہی سوچتا رہا کہ کسی طرح اس خون پینے والے ڈریکولا کو ہلاک کر دینا چاہیے جو مسافروں کے لیے موت بنا ہوا ہے۔ امبر شہر پہنچ کر سب سے بڑے گرجے میں گیا۔ وہ گرجے کے پادری کو ساری بات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ پادری نے امبر کی بات سنی اور بولا، تم نے بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے۔ ڈریکولا خنجر یا گولی سے نہیں مر سکتا۔ اس کی موت تبھی ہوگی جب لکڑی کی میخ اس کے سینے میں ٹھونک دی جائے۔ یہ کہہ کر پادری ٹہلنے اور بڑبڑانے لگا۔ تاریکی کا شیطان ڈریکولا پھر زندہ ہو گیا ہے۔ اسے مارنا اب بہت ضروری ہے۔ وہ انسانوں کے خون کا پیاسا ہے اور جس کا خون پی لے اسے بھی اپنی طرح کا شیطان بنا دیتا ہے۔ شیطان ڈریکولا کے مرتے ہی اس کے چیلے بھی مر جائیں گے۔ پادری ٹہلتے ہوئے رک گیا۔ اس کی بڑی بڑی چمکیلی آنکھیں امبر پر جم گئیں۔ اس نے کہا، اے نوجوان، تم یقیناً بڑے بہادر اور نیک ہو، تبھی ڈریکولا کے پنجے سے نکل آئے۔ کیا تم ڈریکولا کو ختم کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ خدا تمہیں اس کا بڑا اجر دے گا۔ امبر نے جواب دیا، اے پادری، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ شیطان ڈریکولا کا خاتمہ ہو جائے اور بے گناہ مسافر موت سے بچ جائیں۔ پادری اور امبر رات کے وقت قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پادری نے گلے میں سلیب پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا اور لکڑی کی خاصی بڑی 4 میخیں تھیں۔ امبر کے ہاتھ میں ایک کدال تھی۔ قلعہ ویران پڑا تھا۔
अंबर और पादरी ने सारे कमरे खंगाल दिए मगर कोई नजर न आया। किला के पिछली तरफ एक छोटा कब्रिस्तान था। पादरी और अंबर कब्रिस्तान में आ गए। जर्द चांद तलू हो चुका था। उसकी उदास और जर्द रोशनी कब्रिस्तान में फैली हुई थी। चौड़े पत्तों वाली झाड़ियां उगी हुई थी। कब्रें टूटी फूटी थी और उनके कतबे गिरे पड़े थे। हवा में मुर्दों के कफन पर छिड़के जाने वाले मुश्क काफूर की बू रची हुई थी। कब्रिस्तान की फजा बड़ी खामोश और पुरस्रार थी। अंबर ने देखा कि हर कब्र के सिराने किसी न किसी जानवर का काला मुजस्समा बना हुआ है। लूमड़, उल्लू, चमगादड़, चील, बिल्ली, उनके मुजस्समे बिखरे पड़े थे। एक जगह ताज़ा कब्र बनी हुई थी। पादरी कब्र के सिराने खड़ा हो गया। उसने आसमान पर एक नज़र डाली और अंबर से कहा, इस कब्र को खोदो। लगता है इसमें ड्रैकुला का कोई ताज़ा शिकार दफन है। आज की रात कब्र में गुजारने के बाद ये भी खून पीने वाला बन जाएगा। हमें चाहिए कि इससे पहले ही इसे ड्रैकुला के असर से निजात दिला दें। अंबर ने कुदाल संभाली और तेजी से कब्र खोदने में मसरूफ हो गया। कब्र खोदकर अंबर और पादरी ने ताबूत निकाल लिया। पादरी ने अपने सीने पर उंगलियों से सलीब का निशान बनाते हुए कहा, ताबूत का ढकना उठा दो। अंबर ने ऐसा ही किया। अंदर बूढ़े स्याहपोश की लाश पड़ी थी। शैतान ड्रैकुला को जब अंबर का खून न मिला तो उसने अपने वफादार गुलाम का ही खून पी लिया और उसे दफन कर दिया ताकि वो भी खूनी बन जाए। स्याहपोश का चेहरा इंतहाई खौफनाक हो चुका था। सुर्ख जुबान और होंठों से बाहर निकले हुए दांत, हाथों के नाखून गैर मामूली तौर पर लंबे और नोकीले हो गए थे। पादरी ने एक बार फिर सीने पर उंगलियों से सलीब का निशान बनाया। अंबर ने लकड़ी की एक मेख लेकर स्याहपोश के सीने पर रखी और पूरी ताकत से हथौड़ा मारा। मेख धंसती चली गई। स्याहपोश ने आंखें खोलकर इंतहाई दिलदोज चीख मारी और तड़पने लगा। पादरी इंजील मुकद्दस पढ़कर फूंके मारने लगा। स्याहपोश तड़पने के बाद ठंडा हो गया। उसके दांत ठीक हो गए, नाखून गायब हो गए और चेहरे पर इत्मीनान सा छा गया। पादरी ने दुआए मगफरत पढ़ी और अंबर की तरफ देखकर बोला, ये अब मरा है। अब ये शैतान ड्रैकुला की कैद से निकल गया है। खुदावंद इस पर रहम करे। फजा में कई चमगादड़ें चक्कर काट रही थी। अंबर ने चांदनी में उन चमगादड़ों की चमकती आंखें देखी। अजीब रंग था उन आंखों का, कभी जर्द तो कभी सुर्ख, जैसे अंगारे दहक रहे हों। पादरी ने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो चमगादड़ें चीखती हुई मुंतशिर हो गईं। पादरी गले में लटकी सलीब को बोसा दिया और बोला, शैतान ड्रैकुला इस कब्रिस्तान में कहीं छुपा हुआ है, उसे तलाश करो। ठंडी यह हवा चल रही थी। खुश्क पत्ते उजली हुई कब्रों पर चक्कर खा रहे थे। झिंगरों, मेंढकों और गिरगिटों की टरटराहट सुनाई दे रही थी। अंबर और पादरी शैतान ड्रैकुला की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने सारा कब्रिस्तान छान मारा मगर ड्रैकुला का कोई पता न था। वो उस वक्त एक पुरानी बारादरी के पास खड़े थे। अचानक अंबर के कान खड़े हो गए। उसे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अंबर उस तरफ हुआ तो उसने देखा कि शैतान ड्रैकुला अपने हाथ में लोहे की एक चमकीली सुलाख लिए खड़ा है। अंबर को देखते ही वो गायब हो गया। पादरी ने अंबर के पास आते हुए कहा, कौन था अंबर? शैतान ड्रैकुला, अंबर ने जवाब दिया। मुझे देखकर भाग गया। उसके हाथ में लोहे की सुलाख थी। लोहे की सुलाख? पादरी बुड़बुड़ाया। फिर उसने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए कहा, वो हमें मारना चाहता है। खुदावंद उस पर अपना इताब नाजिल करे और उसको अंगारों से जलाए। ड्रावनी और काली रात में दोनों फिर शैतान ड्रैकुला को ढूंढने लगे। अंबर बारादरी से उतरकर दूसरी तरफ को गया जहां जंगली घास उगी हुई थी। अंबर कुछ आगे बढ़ा। एक कब्र से लाश निकल आई। भयानक चेहरे वाली उस लाश के दांतों में खंजर दबा हुआ था। रंग काला स्याह और पांव उल्टे थे। सर पर सूखे सड़े बाल थे जैसे जंगली झाड़ियां हों। लाश ने खंजर दांतों से निकालकर फजा में उछाला। गिरते वक्त लाश की गर्दन पर गिरा। गर्दन कट गई और खून बहने लगा। लाश ने अपना सर हाथ पर उठा लिया और अंबर की तरफ देखते हुए बोली, मेरा सर जोड़ दो, आओ इसे जोड़ दो। सर कटी लाश आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ पर रखे कटे हुए सर के होंठ मुसलसल हिल रहे थे। मेरा सर जोड़ दो। खून के कतरे टपक रहे थे। अंबर लाश की तरफ बढ़ा तो लाश चीख मारकर अपनी कब्र में कूद गई। अंबर भागकर वहां गया लेकिन कब्र खाली पड़ी थी और पुरस्रार लाश गायब हो चुकी थी। कुछ देर हैरान अंबर वहां खड़ा रहा। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेंढक वगैरह भी टरटराना बंद हो गए थे। यूं लगा जैसे हर शय ने सांस रोक लिया हो। हवा भी साकित हो गई। फिर एक होलनाक चीख ने सन्नाटे को धर्म भरम कर दिया। वो लर्जा खेज खून सर्द कर देने वाली भयानक चीख कब्रिस्तान के वश से उठी थी। तारीकी का सीना चीर कर आने वाली चीख पिघला हुआ सीसा बनकर अंबर के कानों में उतर गई। ये पादरी की चीख थी। अंबर पूरी ताकत से उधर भागा। उसने देखा पादरी के सीने में लोहे की चमकती सुलाख आर पार हो चुकी है और खून के फवारे छूट रहे थे। काले लिबादे वाला शैतान ड्रैकुला एक तरफ भागा जा रहा था। फिर वो एक कब्र में छलांग लगाकर गायब हो गया। अंबर पादरी की तरफ लपका। पादरी का चेहरा दर्द और जियत से बिगड़ चुका था। लोहे की सुलाख दिल को चीरती हुई गुजर गई थी। पादरी ने नेकी और भलाई का काम करते हुए जान दे दी थी। लकड़ी की 2 मेखें और हथौड़ा जमीन पर पड़ा था। अंबर ने उन्हें उठा लिया और उस कब्र की तरफ भागा जिसमें ड्रैकुला ने छलांग लगाई थी। कब्र के पास पहुंचते ही अंबर को ठोकर लगी। वो उछलकर गिरा। उसका सर कब्र के सिराने बने गीदड़ के मुजस्समे से टकराया। अंबर को यूं लगा जैसे बर्फ के एक ब्लॉक से उसका सर टकराया हो।
सर्दी की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ती चली गई। अंबर उठा ही था कि उसे हंसने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, 2 कफनपोश मुर्दे पादरी की लाश पर झुके हुए थे। उनकी आंखों की जगह खाली गड़े थे। कफन पर जा बजा खून के धब्बे थे। उनके लंबे नोकीले दांत बाहर निकले हुए थे, बड़े खौफनाक लग रहे थे। फिर एक मुर्दे ने झटके के साथ पादरी का सर धड़ से अलग किया और खून पीने लगा। मुर्दे ने अपने जबड़े गर्दन पर जमा रखे थे और खून पी रहा था। दूसरे मुर्दे ने पादरी का दिल निकाल लिया और कच्चर कचर करके खा गया। बड़ा डरावना मंजर था। अंबर ये मंजर देख रहा था कि कब्र से एक मुर्दा औरत निकली। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। आंखों के गिर्द प्याला नुमा हल्के थे और जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी। मुर्दा औरत के हाथ में चमकती तलवार थी। उसने हौलनाक चीख मारकर तलवार अंबर के सर पर दे मारी। खटाक, तलवार टूट गई। अंबर ने जवाबन हथौड़ा घुमाकर मुर्दा औरत की खोपड़ी पर मारा। इतनी ताकत से हथौड़ा मारा गया था कि किसी चट्टान पर पड़ता तो वो भी पाश पाश हो जाती, मगर मुर्दा औरत पर कोई असर न हुआ। अंबर को पादरी की बात याद आ गई। ये शैतान इसी सूरत में मर सकते थे कि इनके सीनों में लकड़ी की मेखें ठोंक दी जाएं। अंबर ने बड़ी तेजी के साथ लकड़ी की एक मेख औरत के सीने पर रखी और हथौड़ा मारा। मेख औरत के जिस्म में धंस गई। उसके हलक से दिल दहला देने वाली चीख निकली और साथ ही वो एक पुराने ढांचे में बदल गई। अंबर ने कब्र में छलांग लगा दी। कब्र किसी अंधे कुएं की मानंद गहरी थी। उसकी तह में हड्डियों के ढांचे बिखरे पड़े थे। अंबर एक धमाके के साथ उन ढांचों पर गिरा। कड़कड़ाहट की भयानक आवाज के साथ कई ढांचे चकनाचूर हो गए। कब्र की दीवार में एक दरवाजा था जो खिड़की जैसा था। उसमें से झुके बगैर नहीं गुजरा जा सकता था। अंबर उस खिड़की नुमा दरवाजे में दाखिल हो गया। उसने लकड़ी की मेख अपने लिबास में छुपा ली थी। कुछ आगे जाकर सीढ़ियां आ गईं जो नीचे को जा रही थी। यहाँ धुंधली सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। हर सीढ़ी पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी जिनमें अजीब किस्म की मोमबत्तियां जल रही थी। यह धुंधली सुर्ख रोशनी उन्हीं से फूट रही थी। अंबर नीचे उतरने लगा। मुर्दों के कफन पर छिड़के जाने वाले मुश्क काफूर की बू अब तेज हो गई थी। फिर उस बू में लोबान की बू भी शामिल हो गई। सीढ़ियां उतरने के बाद एक बड़ा दलान आ गया और सामने एक पुराना मिस्री मकबरा नजर आने लगा जिसे अहराम कहते हैं। अंबर ने अपनी जिंदगी में कई अहराम देखे थे, बल्कि वो 12 साल की उम्र में अपने मुंह बोले बाप रिजाल के साथ मिलकर अहराम बनाता रहा था। बड़े बड़े पत्थरों से बनी तिकोनी इमारत को अहराम कहा जाता है। कदीम मिस्र के फिरौन मरने के बाद इन अहरामों में दफन होते थे। मरे हुए फिरौन की लाश को दवाइयां लगाकर महफूज कर लिया जाता था। ये हनूद शुदा लाशें मम्मी कहलाती थी। मरने वाले फिरौन की लाश के साथ उसकी जिंदा गुलामों, कनीजों और सोने चांदी के जेवरों को दफन कर दिया जाता था, क्योंकि मिस्र के पुराने लोगों का अकीदा था कि मरने के बाद फिरौन अगले जहान में जिंदा हो जाता है और उसे गुलामों और कनीजों की जरूरत होती है। अंबर ये अहराम देखकर दंग रह गया। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे इतना शानदार और कदीम अहराम। अंबर को मालूम न था कि यह खून पीने वाले शैतान की बस्ती है। वो अहराम की तरफ बढ़ता चला गया। अहराम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसके नतनों में मुश्क काफूर और लोबान की तेज बू घुस गई। इस किस्म की बू अंबर ने हजारों साल पहले मिस्र के पुराने कब्रिस्तान में महसूस की थी। अहराम की दीवारों पर चमकदार रंगों से मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनी हुई थी। उनमें सुर्ख रंग नुमाया था, लहू की तरह गीला गीला रंग। अचानक अंबर को यूं लगा जैसे हर तस्वीर जिंदा हो गई हो और उसे घूरने लगी है। अंबर को कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था, मगर उन लहू रंग तस्वीरों में न जाने क्या बात थी कि अंबर को अपने जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ती महसूस हुई। वो उस लंबी राहदारी से गुजरकर एक चौकोर वसी कमरे में आ गया। यहाँ दीवार के साथ कतार दर कतार स्याह लकड़ी के बक्स पड़े हुए थे। हर बक्स में खून पीने वाले शैतान की लाश थी। ये लाशें लकड़ी की तरह अकड़ी हुई थी। हर लाश गर्दन तक सफेद कफन में लिपटी हुई थी। सफेद कफन जो खून से दागदार थे। उन लाशों के मुंह खुले हुए थे और खूनी दांत बाहर को निकले हुए साफ नजर आ रहे थे। अंबर को शैतान ड्रैकुला की तलाश थी। वो उस कमरे से गुजरता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ एक बड़ा स्याह बक्स पड़ा था। उस बक्स पर लातादाद नक्शों निगार बने हुए थे। पाए चमकीले काले पत्थर से बने थे और हर पाए से सुर्ख रंग का एक सांप लिपटा हुआ था। ये जिंदा सांप नहीं थे बल्कि मुजस्समे थे, मगर इस खूबसूरती से बनाए गए थे कि दूर से जिंदा लगते थे। उस स्याह बक्स में खूनी शैतान ड्रैकुला बैठा हुआ था। दहकते अंगारों जैसी आंखें, लंबूतरे खौफनाक चेहरे वाला ड्रैकुला अंबर को हड़प कर जाने वाली नजरों से देख रहा था। खूनी ड्रैकुला के चीख मारते ही दूसरे कमरे में पड़ी लाशों में हरकत पैदा हो गई। वो अपने बक्सों से निकलकर उधर आ गई और अंबर पर टूट पड़ी। शैतान ड्रैकुला कहकहे मारने लगा। उसने कहा, ऐ इंसान, अब तू जिंदा न बच सकेगा। मेरे साथी शैतान तेरे जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लेंगे। खून पीने वाले शैतान अंबर पर झपटने लगे। वो उसे दांतों और पंजों से भंबोड़ रहे थे, मगर अंबर पर क्या असर होता। वो उन जिंदा लाशों के हजूम को चीरता हुआ शैतान ड्रैकुला के बक्स तक पहुंच गया। शैतान ड्रैकुला जल्दी से अपने बक्स में लेट गया। बक्स का ढक्कन बंद होने लगा, मगर अंबर जस्त मारकर बक्स में आ गया और शैतान ड्रैकुला के सीने पर सवार हो गया। अंबर ने फुर्ती से अपने लिबास में छुपाई लकड़ी की मेख निकाल ली। मेख देखते ही शैतान ड्रैकुला ऐसे चिल्लाने लगा जैसे वो बकरा है और उसे छुरी नजर आ गई है। अंबर ने मेख उसके सीने पर रखकर जोर से मुक्का मारा।
मेख गोश्त को चीरती हुई गुजर गई। शैतान ड्रैकुला के हलक से इस कदर खौफनाक चीख निकली कि पूरे एहराम के दरो दीवार कांप उठे। वो बुरी तरह तड़प रहा था। बाकी खून पीने वाले शैतानों के सीनों में भी न जाने कैसे लकड़ी की मेखें ठुक गई थी और वो तड़प रहे थे। उनके दिल दोस्त चीखों से कमरा लरज रहा था। देखते ही देखते वो सब मर गए। शैतान ड्रैकुला का जिस्म आप ही आप गलने लगा। चंद लम्हों बाद वहां स्याह रंग के लैसदार पानी के सिवा कुछ न था। उस गलीज पानी से बू उठ रही थी। अंबर सुरंग के रास्ते कब्रिस्तान से निकल आया। खूनी शैतान ड्रैकुला का खात्मा हो चुका था। बाहर आकर उसने देखा कि कब्रिस्तान की सारी कब्रें फटी हुई हैं और उनमें मौजूद हर लाश के सीने में लकड़ी की मेख ठुकी हुई है। ये खून पीने वालों का कब्रिस्तान था। अंबर ने कब्र को खोदकर पादरी की अध खाई लाश दफन की और कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। वो रात अंबर ने शहर आकर सराय में गुजारी और सुबह होते ही एल्फ्रेड की तरफ रवाना हो गया, जिसने दौलत के लालच में अपने भाई जॉर्ज को जिंदा दफन कर दिया था। उसका पूरा हाल तो आप पिछली किस्त कब्र और ढांचा में सुन चुके हैं। एल्फ्रेड के भाई जॉर्ज की रूह ने अंबर से मदद मांगी थी और अंबर ने वादा कर लिया था। रूह ने उसे एल्फ्रेड का पता बता दिया था। अंबर आसानी से एल्फ्रेड के महल पहुंच गया। सुर्ख पत्थरों से बना हुआ शानदार महल था, जिसकी छत पर मोर का मुजस्समा बना हुआ था। महल के दरवाजे पर 2 दरबान खड़े थे। अंबर ने देखा कि कई डॉक्टर अपनी संदूकियां संभाले आ जा रहे हैं। अंबर ने मालूम किया तो पता चला कि एल्फ्रेड को आधे सर का दर्द है। हमारे सुनने वाले ये तो जानते हैं कि अंबर हकीम भी रहा है। अंबर ने एल्फ्रेड की बीमारी का सुना तो खुश हो गया। ये एल्फ्रेड तक पहुंचने का सुनहरी मौका था। उसने दरबान से कहा, मैं हकीम हूं और मेरे पास आधे सर के दर्द का इलाज मौजूद है। अभी तुम्हारे आका को तंदुरुस्त कर दूंगा। दरबान ने उसे घूरा और कहा, अबे चलता फिरता नजरा, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नाकाम हो गए तो तू तो कल का छोकरा है। अंबर ने उसे बहुतीरा समझाया, मगर दरबान गर्मी खा गया और चिल्लाया, भाग जा वरना अभी गोली से उड़ा दूंगा, सारी हकीमी धरी रह जाएगी। ये बहस जारी थी कि अंदर से एल्फ्रेड का मैनेजर निकल आया। उसे जब बात का पता चला तो उसने कहा, मिस्टर तुम शक्ल से तो हकीम नजर नहीं आते। अंबर ने कहा, जनाब मैंने मिस्र हिकमत का सबक लिया है, अगर आपके मालिक को सेहतियाबी ना हुई तो मेरी गर्दन काट दीजिएगा। मैनेजर ने जब ये बात सुनी तो चौंक पड़ा। इससे पहले किसी डॉक्टर या हकीम ने ऐसा दावा नहीं किया था। उसे यकीन सा हो गया कि ये नौजवान ही एल्फ्रेड का इलाज कर सकता है। मैनेजर अंबर को अंदर ले गया। एल्फ्रेड को सर दर्द की वजह से तेज बुखार हो गया था। अंबर ने देखा उसके चेहरे पर फटकार बरस रही थी। ये गुनाहों की वजह से था। जो लोग और बच्चे नेक होते हैं, बुरे काम नहीं करते, उनके चेहरों पर नूर होता है। अंबर ने बाजार से जड़ी बूटियां मंगवाई, उन्हें पीस कर दवाई बनाकर एल्फ्रेड को खिलाई और सर पर लेप की तो एल्फ्रेड का सर दर्द जाता रहा। 2 ही दिन में वो भला चंगा हो गया। एल्फ्रेड अंबर से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, नौजवान हकीम तूने हमें दर्द से निजात दिलाई है, जो मांगेगा दूंगा। अंबर ने दिल में कहा, बेटा जी फिक्र न करो, तुम्हें जिंदगी से भी निजात दूंगा। मगर ऊपर से बोला, जनाब मैं मिस्र से आया हूं और नौकरी की तलाश में हूं, अगर नौकरी मिल जाए तो क्या ही बात हो। एल्फ्रेड ने उसी वक्त अंबर को मुलाजिम रख लिया। यहां अंबर ने रूह के बेटे हेनरी को भी देखा, जो गुलामों से बदतर हालत में था। हालांकि सारी दौलत और जायदाद का सही वारिस वही था। एल्फ्रेड ने अंबर को मुलाजिम तो रख लिया, मगर उसकी एक आदत थी कि वो हर नए आदमी के बारे में अपने खास नजूमी से पूछ लेता था। उसने अपने खास नजूमी को बुलाया और अंबर के बारे में पूछा। अमेरिकन नजूमी ने जायजा बनाया और कहा, जनाब ये नौजवान अंबर आपके लिए बहुत खतरनाक है, ये आपको हलाक करना चाहता है। एल्फ्रेड दंग रह गया। उसने कहा, दोबारा हिसाब लगाओ, अगर अंबर ने मुझे मारना होता तो मेरा इलाज ही क्यों करता। अमेरिकन नजूमी बोला, मेरा इल्म सच्चा है। जायचा इसके अलावा एक और बात भी बताता है कि इसके अंबर के पास कोई ऐसी ताकत है कि इसे मौत नहीं आ सकती। हाँ, अगर इसे किसी कुएं में डाल दिया जाए तो ये बेबस हो जाएगा। एल्फ्रेड तो उछल पड़ा। सर खुजाता हुआ बोला, ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं खुद ही देख लूंगा। नजूमी चला गया, मगर एल्फ्रेड को परेशान कर गया। एल्फ्रेड को अपने इस नजूमी पर बड़ा एतमाद था। उसकी सारी पेशगोइयां सच निकलती थीं। एल्फ्रेड ने उसी वक्त जहर मंगवाया। वो खाने में जहर अंबर को देखकर ये देखना चाहता था कि वो मरता है या नहीं। उसे इस बात की कोई परवाह न थी कि अगर नजूमी की बात झूठी हो तो अंबर मर जाएगा। दोपहर को जब एल्फ्रेड खाना खाने लगा तो उसने अंबर को बुलवा लिया और उसके सामने जहर मिला खाना रख दिया। अंबर एल्फ्रेड की मकारी से बेखबर था। वो मजे से खाना खा गया। जहर तो उस पर असर कर नहीं सकता था। एल्फ्रेड ने जब ये देखा तो घबरा गया। नजूमी की बात सच निकली थी। एल्फ्रेड को तो अब अपनी जान की फिक्र पड़ गई। शहर से कुछ फासले पर कस्बे में पहाड़ों के दामन में एल्फ्रेड के खेत थे, जहां उसके नौकर काम करते थे। वहां एक अंधा कुआं भी था जो सैकड़ों साल पुराना था। एल्फ्रेड ने फैसला किया कि अयारी से अंबर को उस अंधे कुएं में गिरा दिया जाए। अगले दिन उसने जमीनों का मुआयना करने का बहाना करके अंबर और चंद दूसरे मुलाजमों को साथ लिया और कस्बे की तरफ रवाना हो गया। अपने चंद खास आदमियों के जरिए कुएं के ऊपर इस तरह घास फूस डलवा दी कि पता न चलता था कि नीचे कुआं है। कस्बे में पहुंचकर खेतों की सैर करते हुए एल्फ्रेड बड़ी अयारी से अंबर को अंधे कुएं की तरफ ले गया।
अंबर के दिल में एक पल के लिए भी ख्याल न आया कि उसके साथ धोखा हो रहा है। उसका एक पैर उस घास फूस पर पड़ा जिसके नीचे अंधा कुआं था। अंबर लड़खड़ाकर गिरने लगा। उसी लम्हे अंबर ने बड़ी फुर्ती के साथ एल्फ्रेड की टांग दबोच ली और उसे भी अपने साथ ही घुसेड़ लिया। एल्फ्रेड के हलक से खौफनाक चीख निकली। अब दोनों कलाबाजियां खाते हुए अंधे कुएं में गिर रहे थे। कुआं बहुत गहरा था, उसकी तह में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। एल्फ्रेड एक पत्थर के ऊपर गिरा और उसकी गर्दन का मनका टूट गया। वो तड़प तड़प कर मर गया। अंबर को कुछ भी ना हुआ। अंबर ने जॉर्ज की रूह से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया था। उसने जॉर्ज की बेचैन रूह का इंतकाम ले लिया था। उसे यकीन था कि अब रूह कब्रिस्तान से आज़ाद हो चुकी होगी। अंबर अभी ये सोच ही रहा था कि कुएं में ठंडी और खुशबूदार हवा का झोंका घुसाया। उसके साथ ही जॉर्ज की रूह की आवाज़ आई, ए अंबर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे सामने ही रूहों की दुनिया का दरवाज़ा नजर आ रहा है। मैं अपने बेटे हेनरी को खजाने का पता बताकर जन्नत में चली जाऊंगी और हमेशा तुम्हें दुआएं दूंगी। अंबर ने कहा, ए रूह, क्या तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल सकती हो? जॉर्ज की रूह ने जवाब दिया, हाँ, अब मैं एक ताकतवर रूह हूँ, तुम्हें अभी कुएं से निकाले देती हूँ। इसके साथ ही खुशबूदार हवा के झोंके ने अंबर को अपनी लपेट में ले लिया और अंबर ऊपर उठने लगा। चंद लम्हे बाद वो कुएं से बाहर था। रूह ने कहा, अच्छा अंबर, खुदा हाफिज। खुशबू का झोंका आगे निकल गया और अंबर एक तरफ चल दिया। अंबर को अब हम यहीं छोड़कर हिंदुस्तान वापस नाग और मारिया के पास चलते हैं। नाग और मारिया कलकत्ता शहर की सराय में बड़े मजे से रह रहे थे। उस वक्त नाग घूमने फिरने सराय से बाहर गया हुआ था, जबकि मारिया बिस्तर पर पड़ी आराम कर रही थी। मारिया का बड़ा दिल चाहता था कि बाजार में घूमे, मगर नाग ने मना कर रखा था, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान जादूगरों की सरजमीन थी। नाग को डर था कि कहीं मारिया फिर किसी जादूगर के हत्थे न चढ़ जाए, क्योंकि अब वो खुफिया ताकतों की मालिक तो नहीं थी। बिस्तर में पड़े पड़े मारिया उकता गई। उसने सोचा बाहर चलना चाहिए, कुछ देर बाद आ जाऊंगी, नाग को पता ही न चलेगा। ये सोचकर वो कमरे से निकल आई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बरामदे में से गुजरते हुए उसने एक आवाज सुनी, बख्शू नहीं आया अभी तक, ये लड़की कमबख्त होश में आकर शोर न मचा दे। ये आवाज सामने वाले कमरे से आई थी। मारिया के कान बहुत तेज थे, इसलिए उसने सुन ली, वरना आवाज खासी मध्यम थी। मारिया के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ये किस बख्शू और लड़की की बातें हो रही हैं। मारिया ने दरवाजा आहिस्ता से खटखटाया। दरवाजा फौरन ही खुल गया। एक बदसूरत और खूनी किस्म का आदमी बाहर निकला। उसने हैरत से इधर उधर देखा, कोई ना था। मुश्किल ये थी कि वो दरवाजे के एन बीच में खड़ा था और मारिया अंदर नहीं जा सकती थी। वो आदमी वापस जाने के लिए मुड़ा तो मारिया तेजी से उसके करीब से होकर कमरे में दाखिल हो गई। अंदर खतरनाक शक्ल वाला एक और शख्स मौजूद था। उसने बेताबी से कहा, कौन था? कोई भी नहीं था, मेरा ख्याल है हवा से दरवाजा बजा होगा। कमरे में एक दुबली पतली निहायत खूबसूरत लड़की पड़ी हुई थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, सर एक तरफ ढलका हुआ था जिससे पता चलता था कि वो बेहोश है। उन दोनों आदमियों की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि ये डाकू हैं और किसी अमीर की बेटी को अगवा करके लाए हैं और एक बख्शू के हाथ बेचना चाहते हैं। एक डाकू ने कहा, बख्शू से सोने के 1000 सिक्के मांगना। लड़की के बाल सुनहरी और आंखें नीली हैं और बख्शू को ऐसी लड़की की जरूरत है। दूसरे डाकू ने सोचते हुए कहा, समझ में नहीं आता कि आखिर बख्शू इस नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली लड़की का क्या करेगा। पहले डाकू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लड़की होले से कराही। वो होश में आ रही थी, फिर उसने आंखें खोल दी। डाकू ने जेब से खंजर निकाल लिया और लड़की की गर्दन पर रखकर कहा, चुप, अगर कोई आवाज निकाली तो अभी गर्दन काट कर रख दूंगा, खामोशी से पड़ी रहो। लड़की का चेहरा जर्द पड़ गया और आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकियां भरते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरी जुताई में रो रहे होंगे। दूसरा डाकू धमकाता हुआ बोला, खामोश कमीनी, तुझे क्या इसलिए उठाकर लाए हैं कि छोड़ दें? हम पागल नहीं हैं जो सोने की चिड़िया को आजाद कर दें। लड़की ने कहा, अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही सलूक करते? पहला डाकू गुस्से में आ गया। उसने लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसके बाल झंझोड़ते हुए कहा, हमें सबक पढ़ाती है? अगर अब बोली तो छुरी फेर दूंगा। अगर हम रहम खाने लगते तो तुम जैसी सैकड़ों लड़कियों को फरोख्त करके दौलत ना हासिल कर सकते, डाके डालकर और कत्ल करके माल इकट्ठा ना करते। अब चाहे आंसू बहाओ चाहे फरियाद करो, तुम्हें हमारे पंजे से कोई नहीं निकाल सकता। लड़की सहम गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डाकू ने कहा, लगता है बख्शू आ गया है। दूसरे डाकू ने दरवाजा खोल दिया। आने वाला बख्शू ही था। यह तिब्बत के एक माबद का बड़ा ताकत वाला बख्शू था। उसने पुराने लामा से जादू भी सीखा हुआ था। डाकुओं ने उसे देखा तो खुश हो गए। बख्शू लड़की की तरफ बढ़ा। पास ही मारिया खड़ी थी। मारिया के पास से गुजरते हुए बख्शू रुक गया। उसने नाक सुकेड़ कर फजा में कुछ सूंघा और दांत खटखटा कर बोला, मुझे यहाँ से किसी औरत की बू आ रही है, यहाँ जरूर कोई औरत है। मारिया ये सुनकर घबरा गई। शुक्र था कि यह बख्शू उसे देख नहीं सकता था। वैसे उस बख्शू की सूंघने की कुवत जानवरों की तरह तेज थी। मारिया जल्दी से परे हट गई। एक डाकू ने कहका मारकर कहा, बख्शू जी, औरत तो आपके सामने बंधी पड़ी है, उसके बदन की बू आ रही होगी। मारिया के परे हट जाने से अब बख्शू को बू महसूस नहीं हो रही थी। उसने सर झटका और बोला, शाबाश दोस्तों, मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी, नीली आंखें और सुनहरी बाल। अब देवता ने चाहा तो मेरा काम हो जाएगा।
एक डाकू बोला, आखिर आप इस लड़की का क्या करेंगे? बख्शू की सांप जैसी गोल और जर्द आंखों में चमक उभर आई। उसने दीदे घुमाकर कहा, यह एक राज है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे घर औलाद नहीं है। एक लामा ने मुझे बताया था कि अगर मैं नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली लड़की को कत्ल करके उसका दिल खा जाऊं तो मेरे यहाँ एक लड़का पैदा होगा, और अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। लड़की ने जब बख्शू की बातें सुनी तो रोने लगी। बख्शू ने अपनी जेब से एक बूटी निकाली और लड़की को सूंघा दी। एक तेज बू लड़की के दिमाग में चढ़ गई और वो दोबारा बेहोश हो गई। बख्शू ने जेब से सोने के सिक्कों की एक थैली निकाली और डाकुओं के हवाले कर दी। डाकू खुश हो गए। मारिया को उस जालिम बख्शू पर बड़ा गुस्सा आया कि वो अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ रहा है। डाकुओं से बातें करते हुए बख्शू उस तरफ आ गया जहां मारिया खड़ी थी। यहां आते ही बख्शू फिर परेशान हो गया। उसे किसी औरत के बदन में दौड़ते खून की बू दोबारा आने लगी थी। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, कोई औरत है, मेरा इल्म झूठ नहीं कहता। डाकू ने ताज्जुब से बख्शू की तरफ देखा। एक ने सर खुजाते हुए कहा, हमें तो कोई औरत नजर नहीं आ रही, बस ये लड़की ही बेहोश पड़ी है। बख्शू के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, नजर तो मुझे भी नहीं आ रही, मगर इसके बदन की बू मैं सूंघ सकता हूं, वो कोई गैबी औरत है। ये कहकर बख्शू ने डंडा उठाकर घुमाना शुरू कर दिया। वो डंडा सर के ऊपर घुमाता हुआ पूरे कमरे में चकराता फिर रहा था। मारिया कभी इधर जाती तो कभी उधर। ये बड़ी खतरे वाली बात थी। एक बार तो मारिया डंडे की जद में आने से बाल बाल बची। एक डाकू ने मुंह बनाकर कहा, बख्शू जी, आपको वहम हुआ है, गैबी औरत इधर कहां से आ सकती है? बख्शू डंडा घुमाता थक चुका था। उसने डंडा एक तरफ फेंक दिया और हाँपते हुए बोला, इसमें जरूर कोई राज है। यहां हमारे सिवा कोई और है मगर नजर नहीं आ रहा। डाकू लड़की को एक बोरी में बंद करने लगे। अब मारिया खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकती थी। उसे जो करना था फौरन करना था। उसके हरकत में आने का वक्त आ गया था। उसने आगे बढ़कर डंडा उठा लिया। इत्तेफाक से उस वक्त एक डाकू उधर ही देख रहा था। उसने जब डंडा गायब होते देखा तो बोरी उसके हाथ से निकल गई, रंग उड़ गया और उसने कांपते हुए कहा, डंडा गायब हो गया। बख्शू और दूसरे जादूगर ने बिजली की तरह मुड़कर उधर देखा, डंडा वहां नहीं था। बख्शू ने चीख मारकर कहा, मैंने सच कहा था, कोई गैबी औरत इस कमरे में है, डंडा उसी ने गायब किया है। मारिया ने डंडा घुमाकर एक डाकू के सर पर मारा। वो ज़िबा होते हुए मुर्ग की तरह चिल्लाया। उसका सर फट गया था और खून बहने लगा था। बख्शू ने यह देखा तो जल्दी से जादू पड़ा। फौरन ही उसके जिस्म के गिर्द शीशे की गोल जादुई दीवार बन गई। शीशे की यह दीवार मारिया के सिवा किसी को नजर नहीं आ रही थी। मारिया ने शीशे की दीवार पर पूरी ताकत से डंडा मारा। छन की आवाज पैदा हुई, मगर शीशा टूटता तो क्या, तड़खा तक नहीं। बख्शू ने कहका मारकर कहा, ऐ गैबी औरत, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों डाकू दरवाजे की तरफ खिसक रहे थे। मारिया ने सोचा, पहले इनसे निपट ले। वो उन जालिमों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने न जाने कितने घर उजाड़े थे, कितने लोगों को कत्ल किया था। उन पर रहम जुल्म के बराबर था। मारिया ने फटे हुए सर वाले डाकू की कमर पर डंडा मारा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो चीखें मारता तड़पने लगा। वो अब खड़ा नहीं हो सकता था। दूसरा डाकू दरवाजे की तरफ लपका। मारिया ने डंडा घुमाया। डाकू का एक जबड़ा टूट कर लटक गया और खून बहने लगा। मारिया ने उसकी पसलियों पर डंडा मारा। डाकू चीख कर गिर गया। उसकी पसलियां टूट कर रह गईं और वो खून की उल्टियां करने लगा। उसने खून में लथपथ तड़पते हुए दम तोड़ दिया। बख्शू ने बोरी उठाई जिसमें लड़की बंद थी। फूंक मारकर उसने बोरी के गिर्द भी शीशे की जादुई दीवार बना दी और दरवाजे से बाहर निकल गया। मारिया उसके पीछे लपकी। बख्शू सराय की पिछली तरफ से बाहर आ गया। यहाँ अस्तबल था, घोड़े बंधे हुए थे। बख्शू ने बोरी ब्राउन रंग के घोड़े पर डाली और खुद उचक कर सवार हो गया। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और दौड़ने लगा। नाग का घोड़ा भी अस्तबल में बंधा हुआ था। वो पैदल ही घूमने फिरने गया था। मारिया ने झट से घोड़ा खोला और बख्शू के पीछे दौड़ा दिया। बाजार से गुजरकर वो पथरीली सड़क पर आ गए। बख्शू को अपने पीछे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने मुड़कर देखा, कोई नजर न आया। मारिया का घोड़ा तो गायब था। बख्शू समझ गया कि गैबी औरत उसका पीछा कर रही है। पथरीली सड़क पर मारिया के घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही थी। बख्शू ने अपने घोड़े की पसलियों में टांगे मारी। घोड़ा और तेजी से दौड़ने लगा। बख्शू ने एक हाथ से घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ से बोरी थाम रखी थी। पूरी रफ्तार से घोड़ा बगाए जा रहा था। पथरीली सड़क पर घोड़े दौड़ते जा रहे थे। बख्शू उस वक्त खानकाह में जा रहा था जहां उसका दोस्त चाचू बख्शू रहता था। खानकाह के पास पहुंचते ही बख्शू ने घोड़ा छोड़ा और दौड़ता हुआ दरख्तों के एक झुंड में घुस गया। यहाँ खानकाह के नीचे खुफिया तहखाने में जाने का रास्ता था। बख्शू उस रास्ते के जरिए तहखाने में आ गया। चाचू बख्शू तहखाने में ही मौजूद था। उसने अपने यार बख्शू को देखा तो खुश होकर गले लगा लिया। फिर चौंक कर बोला, क्या बात है दोस्त, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो, और इस बोरी में क्या है? बख्शू ने उसे सारी कहानी सुना दी। गैबी औरत का सुनकर चाचू हैरान रह गया। उसने कहा, फिक्र मत करो, अब तुम मेरे पास आ गए हो, मैं खुद ही उस गैबी औरत से निपट लूंगा। चाचू ने उसी वक्त आग जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। लोहे की एक प्याली आग के पास ही औंधी रख दी। अब वो गर्दन हिलाकर जोर से कुछ बुड़बुड़ाने लगा। फिर उसने जेब से कोई सफूफ निकालकर आग पर फेंका। आग से धुआं उठने लगा।
पहले हल्के सुरमई फिर गलीज स्याह धुएं के मरगोले उठने लगे। धुएं से बड़ी नागवार बदबू आ रही थी। चाचू धुएं के गुबार में छुप गया था। अचानक लोहे की प्याली हरकत करने लगी। चाचू ने चीख मारकर कहा, प्याली के भूत, बता गैबी औरत कौन है और किस तरह गायब है? क्या वो कोई रूह है या जादूगरनी है? प्याली के अंदर से मिनमिनाती हुई आवाज आई, उस औरत का नाम मारिया है और वो 5000 साल से जिंदा चली आ रही है। उसे मिस्र के काहन जादूगर ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि तुम ताकतवर जादूगर नहीं हो। चाचू ने पूछा, इस मुसीबत को किस तरह मारा जा सकता है? प्याली के भूत की मिनमिनाती आवाज आई, तलवार, चाकू, खंजर, तीर, किसी भी हथियार से। इस वक्त वो सिर्फ गैबी औरत है, पुरस्रार ताकतों वाली औरत नहीं है। चाचू ने प्याली सीधी कर दी। ऐसा करते ही गलीज स्याह धुआं गायब हो गया और आग बुझ गई। चाचू ने लोहे की प्याली उठाकर अलमारी में रखी और बख्शू की तरफ मुड़कर बोला, तुम फौरन उस नीली आंखों वाली लड़की को कत्ल करके उसका दिल क्यों नहीं खा लेते? बख्शू ने जवाब दिया, लामा ने मुझे कहा था कि दिल खाने से पहले 2 दिन तक मैं किसी दरिया के किनारे एक टांग पर खड़ा होकर मंत्र पढ़ूं। चाचू सारे लाकर बोला, यह मसला टेढ़ा है। बहरहाल उस गैबी औरत को तो मैं वो मजा चखाऊंगा कि याद रखेगी। बख्शू ने कहा, जब वो नजर ही नहीं आती तो हम उसे मारेंगे किस तरह? चाचू की आंखों में शैतानी चमक पैदा हो गई, चेहरे पर खबासत नाचने लगी। उसने कहा, अक्लमंदी से सुनो, मैं बाहर जाकर खानका के दरवाजे के पास मिट्टी की एक हल्की तह बिछा दूंगा जो किसी को नजर नहीं आएगी। उस वक्त खानका में कोई नहीं आता है। मुझे यकीन है वो गैबी औरत खानका के अंदर आ चुकी होगी। मिट्टी बिछाने के बाद मैं तीर कमान लेकर दरवाजे के पास छुप जाऊंगा। फिर तुम उस तहखाने से निकलकर ऊपर आ जाना और दरवाजे की तरफ बढ़ना। गैबी औरत तुम्हारे पीछे आएगी और जो ही वो मिट्टी की तह से गुजरेगी, मिट्टी पर उसके कदमों के निशान बनेंगे। मैं निशान पर तीर चलाऊंगा। इस तरह हम गैबी औरत को हलाक करने में कामयाब हो जाएंगे। बख्शू तो खुशी से उछल पड़ा। चाचू के कंधे पर हाथ मारकर बोला, मान गए उस्ताद, तुमने ऐसा जाल बनाया है कि गैबी औरत फंस कर रह जाएगी। मगर एक बात है, अगर गैबी औरत ने तुम्हें दरवाजे के पास मिट्टी बिछाते देख लिया तो? अब चाचू भी फिक्रमंद हो गया। ये ख्याल तो उसे आया ही नहीं था, मगर फौरन इसके यार जहन ने इस मुश्किल का हल निकाल लिया। वो बोला, हम दोनों ने एक ही लामा से इल्म हासिल किया है। हम दोनों के सूंघने की हिस्स जानवरों की तरह तेज है। चुनाचे मैं पहले खानकाह में चक्कर लगाऊंगा। गैबी औरत भी खानकाह के अंदर है। चक्कर लगाते हुए अगर मैं उसके करीब से गुजरा तो उसके खून की बू सूंघकर समझ जाऊंगा कि वो खानकाह में है और मैं बाहर जाकर मिट्टी की तह बिछा दूंगा। क्यों, कैसी रही? बख्शू ने कहा, वाह चाचू, तुम्हारे दिमाग में अकल का समंदर बह रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमसे जरा भी भूल चूक हुई तो गैबी औरत खबरदार हो जाएगी और हमें छोड़ेगी नहीं। चाचू ने अकड़ कर कहा, बस तुम देखते जाओ, गैबी औरत बच न सकेगी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। चाचू तहखाने से अपने कमरे में फिर खानकाह में आ गया। उधर मारिया खानकाह में आ चुकी है। उसने बख्शू का घोड़ा बाहर मैदान में घास चरते देखा तो यही समझी कि बख्शू खानकाह ही में है। अब मारिया बख्शू को ढूंढ रही थी। मारिया को फिक्र ये थी कि कहीं जालिम बख्शू उस मासूम लड़की को कत्ल न कर दे। खानकाह में वीरानी थी। सिर्फ चंद मंडे हुए सरों वाले बख्शू जर्द लिबास पहने इधर उधर घूम रहे थे। खानकाह में शाम के वक्त रश होता था। मारिया ने सारी खानकाह देख ली मगर वो बख्शू नजर न आया। मारिया को भूख भी महसूस हो रही थी। उसने फैसला किया कि पहले लंगर खाने में जाकर पेट पूजा करनी चाहिए। वो उस तरफ चल दी। इत्तेफाक से उधर ही चाचू का कमरा था और उस वक्त कमरे से बाहर आ रहा था। मारिया जब उसके पास से गुजरी तो चाचू ने उसके खून की बू सूंघ ली। वो दिल में बड़ा खुश हुआ कि गैबी औरत लंगर खाने की तरफ जा रही है। वो चौकस हो गया और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ चल दिया। मारिया के जहन में लम्हा भर के लिए भी ख्याल न आया कि यह बख्शू उसके खिलाफ खौफनाक साजिश करने जा रहा है। वो लंगर खाने में आ गई। यहाँ देगें पक रही थी ताकि शाम को तकसीम की जाएं। एक बावर्ची बड़े थाल में भुना हुआ गोश्त रख रहा था। पास ही यखनी का डोल पड़ा हुआ था। भुने हुए गोश्त की खुशबू ने मारिया की भूख भड़का दी। मारिया ने एक थाली उठाकर उसमें बोटियां रखीं और खाने लगी। बावर्ची को पता भी न चला। मारिया तो लंगर खाने में मसरूफ थी और उधर चाचू ने बड़ी चालाकी के साथ खानकाह के दरवाजे के बाहर मिट्टी की एक बारीक तह बिछा दी जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देती थी। इस काम से फारिग होकर चाचू खुफिया रास्ते से तहखाने में आया। बख्शू से कहा, गैबी औरत इस वक्त लंगर खाने में है। अब तुम कमरे से निकलो और लंगर खाने की तरफ जाकर खानकाह के दरवाजे पर आ जाओ। बड़ी होशियारी से काम करना, गैबी औरत को शक ना हो। बख्शू तो पहले ही तैयार था। उसने कहा, चाचू तुमने जो कहा है हरफ बारफ वही करूंगा। चाचू ने तीर कमान लिया और बड़ी खामोशी से खुफिया रास्ते से बाहर आकर छुप गया। साजिश के मुताबिक बख्शू कमरे से निकल आया और जानबूझकर लंगर खाने की तरफ गया ताकि मारिया उसे देख ले और उसके पीछे लग गए। मारिया उस वक्त खाने के बाद पानी पी रही थी। उसने जब बख्शू को देखा तो खुश हो गई। बख्शू लंगर में नजर दौड़ाकर बाहर की तरफ चल दिया। उसे यकीन था कि गैबी औरत उसके पीछे लग गई है। मारिया कुछ फासला रखकर बख्शू के पीछे चल रही थी ताकि वो कहीं उसके खून की बू सूंघकर खबरदार न हो जाए। बेचारी मारिया को क्या खबर कि बख्शू तो उसे मौत की तरफ ले जा रहा है। मारिया अपने दुश्मन के पीछे चलती हुई दरवाजे के करीब पहुंच गई।
चाचू ने बख्शू को आते देख लिया था। वो होशियार हो गया, उसने कमान में तीर चढ़ा लिया। बख्शू दरवाजे से निकल आया, मारिया उसके पीछे आई। छुपे हुए चाचू ने मिट्टी की तह पर कदमों के निशान उभरते देखे तो उसका दिल धड़कने लगा। फैसला कुन मरहला आ पहुंचा था। गैबी औरत उसके सामने से गुजर रही थी। मारिया उन मकार बख्शुओं के फंदे में आ चुकी थी। चाचू ने देवता का नाम लेकर तीर चला दिया। उसी वक्त इत्तफाकन मारिया का पांव लड़खड़ाया और सनसनाता हुआ तीर, जिसे चाचू ने अपने हिसाब के मुताबिक गैबी औरत के सीने का निशाना लेकर छोड़ा था, मारिया के बाजू में लगा। मारिया के हलक से चीख निकल गई। दर्द की एक तेज लहर उसके बाजू में दौड़ती चली गई। तीर उसके बाजू में खुप गया था और वहां से खून निकल आया था। मारिया को भी अपना जिस्म नजर न आता था, मगर वो अपने बाजू पर गर्म खून का बहना महसूस कर रही थी। उसने तीर खींचकर बाजू से निकाल लिया। खून अब जमीन पर गिरने लगा था। चाचू ने जब मारिया की चीख सुनी और खून जमीन पर गिरता देखा तो खुशी से झूम उठा। बख्शू भी नाचने लगा। चाचू अब सामने आ गया था। मारिया ने उसके हाथ में एक कमान देख ली थी और समझ गई थी कि यह बख्शू का साथी है। वो भागकर दरख्तों के झुंड की तरफ चली गई और कमीज का दामन फाड़कर बाजू पर पट्टी बांधने लगी। चाचू ने खुश होकर कहा, देखा, मेरा मंसूबा कामयाब रहा। गैबी औरत जख्मी हो गई है, अब वो जिंदा न बच सकेगी। तीर जहर में बुझा हुआ था, कुछ ही देर में वो मर जाएगी। अब तुम्हें ये जादुई शीशे का खौल पहनने की कोई जरूरत नहीं। बख्शू बोला, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया है। तुमने उस औरत को नीचा दिखा दिया है जो किसी को दिखाई नहीं देती। मैं सारी जिंदगी लगा रहता तो उसे काबू नहीं कर सकता था। चाचू और बख्शू कह के मारते हुए खानकाह में चले गए। मारिया दरख्तों के झुंड में लेटी हुई थी। उसके बाजू में शदीद दर्द हो रहा था। वो इस बात से बेखबर थी कि तीर जहर में बुझा हुआ था। मारिया दरख्तों के जिस झुंड में लेटी हुई थी, उन दरख्तों में आम का एक पुराना दरख्त भी था, जिसके नीचे एक खो में जहरी सांप रहता था। वो अपनी खो में अपनी मादा के साथ बातें कर रहा था कि उसे अपने नाग देवता की बू महसूस हुई। जहरी सांप ने दुम के बल खड़े होकर फुनकार मारी। उसकी मादा ने कहा, क्या बात है, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? कोई खतरा आन पड़ा है? जहरी सांप ने बाहर की तरफ रेंगते हुए कहा, मुझे अपने अजीम नाग देवता की बू आ रही है। वो यकीनन आस पास है। मैं उसकी कदम बोसी के लिए जा रहा हूँ, तुम भी आओ। बू असल में मारिया के जिस्म से खारिज हो रही थी। जहरी सांप और उसकी मादा रेंगते हुए खो से निकल आए। अब उन्हें बड़ी तेज बू आ रही थी, मगर उन्हें नाग देवता नजर नहीं आ रहा था। दोनों सांप जरा आगे बढ़े तो बू और तेज हो गई। मारिया ने भी उन दोनों सांपों को देख लिया था। सांप बड़ी बेचैनी से मारिया के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। जहरी सांप ने फुनकार कर कहा, नाग देवता नजर नहीं आ रहे। खुदा खैर करे किसी जादू के चक्कर में ना आ गए हों। मादा सांप गजबनाक अंदाज में उछलकर फुनकारी, मुझे खून की बू भी आ रही है। नाग देवता जख्मी तो नहीं है? मारिया सांपों के सिग्नल समझ सकती थी। ये सिग्नल उसके दिमाग से टकराकर अल्फाज की शक्ल इख्तियार करते जाते थे। मारिया ने सिग्नल दिया, मैं नाग देवता नहीं, उसकी बहन मारिया हूँ और मुझे दुश्मन ने जख्मी कर दिया है। दोनों सांपों ने अपनी गर्दनें झुका दी। फिर जहरी सांप ने सिग्नल छोड़ा, मारिया बहन, नाग हमारा मुकद्दस देवता है, इसलिए आपका एहतराम हम पर लाजिम है। हमें बताइए कि आपका दुश्मन कौन है, हम उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। अपना सारा जहर उसके जिस्म में उडेल देंगे, उसे जिंदा हरगिज हरगिज नहीं छोड़ेंगे। मारिया खामोश सिग्नल की जुबान में कहने लगी, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपने दुश्मनों से निपट लूंगी। उसी वक्त मादा सांप ने मारिया के गिर चकट काट कर अपना फन फैलाते हुए कहा, मैं खतरनाक जहर की बू सूंघ रही हूँ। मुकद्दस देवता की बहन, क्या तुम किसी जहरीले हथियार से जख्मी हुई हो? मारिया चौंक पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसके जिस्म में मामूली सा तनाव पैदा हो गया है और दिल घबरा रहा है। वो समझ गई कि मकार बख्शू ने जो तीर मारा है वो जहर वाला था। उसने मादा सांप को ये बात बता दी। मादा सांप ने उसके जख्म से मुंह लगाकर सारा जहर चूस लिया। जहरी सांप ने पूछा, मारिया बहन, नाग देवता कहाँ है? मारिया ने जवाब दिया, इसी शहर में है। जहरी सांप बोला, अजीम नाग देवता जहां भी रहें खुदा उनकी हिफाजत करे और उनके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। मारिया बहन, तुम मुकद्दस नाग को मेरा सलाम कहना। यह कहकर दोनों सांप सलाम करके चले गए। मारिया उठ खड़ी हुई खानकाह में आ गई। वो अपने जख्म पर राख लगाकर पट्टी बांधना चाहती थी ताकि खून रिसना बंद हो जाए और उसे आराम आ जाए। उसने फैसला कर लिया था कि उन दोनों बख्शुओं को वो जिंदा न छोड़ेगी। मारिया जानती थी कि अब उसे बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि बख्शु उसके खून की बू सूंघकर उसकी मौजूदगी का पता चला लेते थे। वैसे मारिया को इस बात का इत्मीनान भी था कि बख्शु अपनी तरफ से उसे हलाक कर चुके हैं और अब वो उन्हें बेखबरी में दबोच सकती है। अब जरा नाग की खबर लें। वो जब घूम फिर कर वापस आया तो मारिया गायब थी। नाग परेशान हो गया कि मारिया किधर चली गई। उसने पूरी सराय छान मारी, मगर मारिया होती तो मिलती। शाम तक नाग मारिया का इंतजार करता रहा, मगर मारिया ना आई तो नाग एक सफ़ेद उकाब के रूप में आकर उड़ने लगा। बादलों के ऊपर उड़ते हुए नाग कलकत्ते के राजा के महल के ऊपर आ गया। बड़ा खूबसूरत महल था, ऊंचे बुर्ज और मीनार जिन पर सोने के कलश चमक रहे थे। नाग महल की छत पर आया। उसने देखा कि एक कोने में दो आदमी खुसर फसर कर रहे थे। उनमें से एक ने शाही लिबास पहन रखा था, वो वजीर मालूम होता था, और दूसरे का लिबास बावर्चियों वाला था। नाग ने कान उधर लगा दिए। वजीर कह रहा था, शाबाश, इसी तरह थोड़ा थोड़ा जहर राजा के खाने में मिलाते रहो,
जिस दिन राजा मरा मैं हुक्मरान बन जाऊंगा और तुम मेरे वजीर खास होगे। सेनापति भी हमारे साथ मिला हुआ है। बावर्ची ने कहा, हजूर आप फिक्र ही न करें, मैं बड़ी होशियारी से जहर मिला रहा हूँ, बादशाह के फरिश्तों को भी शक नहीं हो सकता। वजीर ने उसकी पीठ ठोंकी और कहा, ठीक है अब नीचे चलते हैं, किसी ने देख लिया तो उसे शुबा हो जाएगा और मुफ्त में मुसीबत नाजिल होगी। नाग उनकी गुफ्तगू से समझ गया कि ये राजा को हिला करने की साजिश कर रहे हैं। नाग के लिए ये अनोखी बात नहीं थी। बादशाहों के नमक हराम वजीरों की गद्दारियों से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। खुद नाग ने अपनी लंबी जिंदगी में ऐसी कई साजिशें देखी थीं। जूलियस सीजर से लेकर सुल्तान टीपू, सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफर तक गद्दारों की लंबी कतार नाग ने देखी थी। उसकी आंखों के सामने शहजादों के सर कलम हुए थे। वो अंबर और मारिया के साथ तारीख के खून से भरे दरिया में बहता हुआ सफ़र कर रहा था। उसने देखा कि तारीख के हर दौर में शाही महलात साजिशों की आमाजगाह बने रहे हैं। नमक हराम वजीर और बावर्ची नीचे जाने लगे तो उनकी नज़र सफ़ेद उकाब पर पड़ गई। वजीर ने कहा, क्या खूबसूरत उकाब है, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है, पता नहीं कहाँ से आया है इस इलाके में तो ऐसे उकाब नहीं होते। बावर्ची बोला, हुजूर तगड़ा भी खूब है, खासा गोश्त निकलेगा, क्या मज़ेदार कबाब बनेंगे। नाग को हंसी आ गई। ये बावर्ची का बच्चा हर वक्त खानों की बातें करता रहता है। वजीर उसे पकड़ने बढ़ा मगर अकाब उसके हाथ कहाँ आता। वो फुर से उड़कर बुलंद मीनार के सोने वाले किलिस पर जा बैठा। वजीर ने जब देखा कि अकाब हाथ आने वाला नहीं तो वो चला गया। नाग सोचने लगा, ये सब वाक़यात पहले भी पेश आ चुके होंगे क्योंकि वो तारीख में वापसी का सफ़र कर रहा था। असल में ये सारे लोग मरे हुए हैं। अगर वो तारीख के पर्दे से निकल आए तो इस पुराने कलकत्ते की जगह 1982 का शानदार शहर हो। हवाई जहाज़, रेलें, बसें हों, ये बड़ी बड़ी इमारतें और बागात, सिनेमा और टेलीविज़न चल रहे हों। नाग को ये सोचकर हंसी आ गई कि अगर वो उस वक्त के किसी इंसान को टेलीविज़न का बताए तो वो मरकर भी इसकी बात का यकीन न करे। नाग ने उड़कर महल का चक्कर लगाया। शाही बाग के ऊपर से गुजरते उसने देखा कि हीरे जवाहरात वाले एक पलंग पर राजा लेटा हुआ है। उसके पास ही रानी बैठी थी, कनीज़ें मोरछल हिला रही थी। नाग उड़ता हुआ नीचे आ गया। राजा ने जब इतना खूबसूरत सफ़ेद उकाब देखा तो उसका दिल मचल उठा। उसने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि उकाब को पकड़ा जाए। मुलाजिम भागे। नाग कभी फुदक कर उस दरख्त पर बैठ जाता तो कभी उस दरख्त पर। फिर उसने सोचा कि मुलाजिमों के काबू आ जाना चाहिए, इस तरह वो बादशाह के करीब रह सकेगा। बस ये सोचकर वो घास पर आकर बैठ गया। दो मुलाजिम बड़े चौकन्ने अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने झपटा मारकर उकाब को पकड़ लिया। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने उकाब के परों पर हाथ फेरते हुए कहा, इस उकाब के लिए सोने का पिंजरा बनाया जाए और हमारे कमरे में लटका दिया जाए। इस तरह नाग राजा तक पहुंच गया। उसने देखा कि राजा नरम दिल और मेहरबान है, अपनी रियाया का ख्याल रखता है। नाग ने सोचा, ऐसे अच्छे राजा को नमक हराम वजीर के हाथों मरना नहीं चाहिए। रात हुई तो खाना लगा दिया गया। राजा हाथ धोने गया तो नाग जल्दी से सांप बनकर रेंगता हुआ पिंजरे से बाहर आया। उसने खाने के हर तश से मुंह लगाकर जहर चूस लिया और पिंजरे में आकर उकाब बनकर चहचहाने लगा। राजा हाथ धोकर आया तो उकाब को चहचहाते पाकर खुश हो गया। खाना खाने के बाद राजा बिस्तर पर लेट गया। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। वजीर और बावर्ची ने जब देखा कि राजा बजाय मजीद कमज़ोर होने के सेहत याब हो रहा है तो वो बड़े हैरान हुए। उन्हें तो अपनी साजिश नाकाम होती नजर आई। वजीर झट बावर्ची के पास पहुंचा और कहा, तुमने खाने में जहर मिलाना बंद कर दिया है क्या? बावर्ची हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरी क्या मजाल जो हुक्म की नाफरमानी करूं। मैं तो खुद दंग हूं कि जहर का असर उल्टा क्यों हो रहा है। वजीर सोचता हुआ बोला, जिस दिन से यह सफ़ेद उकाब इस महल में आया है उस दिन से मामला गड़बड़ है। मुझे तो सफ़ेद उकाब। बावर्ची ने जल्दी से कहा, नहीं हुजूर वो एक जानवर है, उसका इससे क्या ताल्लुक। मुझे तो लगता है कि राजा को पता चल गया है। वजीर सर खुजाता हुआ दरबार में आ गया। बड़ा अजीब मामला था। उधर नाग अकाब की शक्ल में पिंजरे में बंद तंग आ गया। उसने फैसला किया कि कुछ करना चाहिए। उस रात जब राजा सो गया तो नाग गहरा सांस लेकर सांप बन गया। काला सांप रेंगता हुआ पिंजरे से उतर आया। उसने राजा के पांव पर डस लिया। नाग ने राजा के जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया कि वो बीमार हो जाए। राजा को सोते में सांप के डसने का पता ही न चला। नाग चिड़िया की शक्ल में उड़ता हुआ महल से बाहर आ गया। नाग के जहर ने बादशाह को तेज बुखार में मुब्तला कर दिया। उधर रानी और वजीर ने बंद पिंजरे से सफ़ेद उकाब को गायब पाया तो बड़े हैरान हुए, मगर उनकी समझ में कुछ ना आया। रानी को तो राजा की फिक्र पड़ी हुई थी और वजीर को खुशी हो रही थी। सूरत हाल उसके हक में जा रही थी। वो समझ रहा था कि उसका जहर असर कर रहा है। शाही हकीम और तबीब आ गए। उन्होंने बहुतीरा इलाज किया मगर राजा की हालत बिगड़ती चली गई। शाम हुई तो नाग एक हकीम के भेस में महल पहुंच गया। मुहाफिजों ने उसे फौरन राजा के कमरे में पहुंचा दिया। वहां रानी और वजीर भी मौजूद थे। वजीर ने नाग को देखकर नाक भौं चढ़ाई और कहा, तुम्हें किसने अंदर आने की इजाजत दी है? तुम हकीम के बजाय घिसियारे लगते हो, चलो भागो यहां से। नाग ने रानी की तरफ झुककर कहा, रानी साहिबा अगर हुक्म दे तो मैं राजा का इलाज करूं। मुझे उम्मीद है मेरा इलाज कामयाब रहेगा।
डूबते को तिनके का सहारा। रानी ने इजाजत दे दी। नाग ने महाशीशनाग की केंचली से बना सफूफ पानी में घोलकर राजा को पिलाया। उस सफूफ से हर किस्म के जहर का इलाज हो जाता था। उस पानी ने तो जादू जैसा काम किया। कहाँ तो राजा बुखार में फुनक रहा था और कहाँ उसे यकलख चैन आ गया। सीने में ठंड पड़ गई। पानी पीते ही राजा को अपने जिस्म में ताकत का एहसास हुआ और वो उठ बैठा। उसने ताज्जुब से नाग की तरफ देखकर कहा, ए हकीम, तुम तो बड़े बाकमाल हो, हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं। नाग आदाब बजा लाकर बोला, हुजूर, खानदानी हकीम हूँ, पिछली 7 पुश्तों से यही काम करता आ रहा हूँ। अभी 1 हफ्ते तक आपका इलाज करूंगा, फिर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस दौरान मैं अपनी निगरानी में खाना तैयार कराया करूंगा। राजा ने कहा, हम तुम्हें बावर्ची खाने का इंचार्ज मुकर्रर करते हैं। क्यों वजीर खास, ठीक है ना? वजीर अंदर से तो जलकर कबाब हो रहा था, ऊपर से मुस्कुराकर बोला, जी हुजूर। अब नाग महल में ही रहने लगा। वजीर बड़ा सिटपिटाया कि अब क्या करूं। राजा के हुक्म के आगे बोल भी नहीं सकता था। दिल में उसने नाग को ढेरों गालियां दी। वो भागा भागा सेनापति और बावर्ची के पास पहुंचा और कहा, यह कमबख्त हकीम तो गले में फंस गया। अब वो रोजाना खुद चेक करके राजा को खाना दिया करेगा। इस तरह तो हमारा भांडा फूट जाने का खर्चा है। बड़ा जबरदस्त हकीम लगता है। बावर्ची ने सीना फुलाकर कहा, जनाब, वो खानदानी हकीम है तो मैं भी खानदानी बावर्ची हूँ। मैं खाने में जहर मिलाए ही नहीं करूंगा। वजीर गुस्से में आकर चीखा, क्या बकते हो? जहर नहीं मिलाओगे तो राजा मरेगा कैसे? बावर्ची ने मकारी से खी खी करते हुए कहा, हुजूर घबराइए मत, जहर तो बहरहाल राजा के जिस्म में पहुंच जाया करेगा। सेनापति बोला, यह किस तरह हो सकता है कि खाने में जहर ना हो फिर भी राजा के जिस्म में पहुंच जाए? आखिर तुम कौन सी उस्तादी लड़ाओगे? बावर्ची ने इधर उधर देखते हुए बड़ी राजदारी से कहा, सरकार, यह खानदानी नुस्खा है जो आपको बता रहा हूं। मैं जहर को उन चमचों पर लगा दिया करूंगा जिनसे राजा खाना खाता है। वो हकीम का बच्चा खाना ही चेक करेगा, चमचों की तरफ उसका ध्यान कहाँ जाएगा? वजीर खुश हो गया। उसने कहा, वाह, क्या जबरदस्त तरकीब है। जवाब नहीं तुम्हारा, तुम वाकई वजीर बनने के काबिल हो। बावर्ची तो बांस पर चढ़ गया। उसने अकड़ कर कहा, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। यह हकीम तो क्या, इसका बाप भी आ जाए तो मेरा मुकाबला करने से रहा। सेनापति ने कहा, अब तुम जहर की मिकदार बढ़ा दो ताकि राजा जल्द अज जल्द मर जाए और तख्त हमारे कब्जे में हो। वजीर और सेनापति चले गए तो बावर्ची खाना तैयार करने लग गया। खाना पकाने के बाद उसने बड़ी होशियारी के साथ चमचों पर बेरंग और बेबू किस्म का जहर लगा दिया और तश्त के साथ रख दिए। कुछ ही देर बाद नाग खानों का मुआयना करने के लिए बावर्ची खाने में आ गया। बावर्ची ने बड़े अदब से नाग को सलाम किया, मगर दिल में कहा, ओ हकीम के बच्चे, तुझे भी जहर देकर न मारा तो मैं खानदानी बावर्ची नहीं। नाग ने कहा, क्यों मियाँ बावर्ची, खाना तैयार है ना? बावर्ची ने जवाब दिया, जनाब, मैंने खासी देर से खाना तैयार कर रखा था, बस हुजूर की राह देख रहा था कि खाने का मुआयना फरमाएं। नाग ने हर तश्त उठाकर बड़े गौर से देखा, मगर तमाम खाने जहर से पाक थे। नाग को बावर्ची खाने की फजा से जहर की बड़ी हल्की बू महसूस हो रही थी। वो एक सांप था, 5000 साल पुराना सांप। जहर की बू तो फौरन सूंघ सकता था, लेकिन नाग को ताजुब इस बात पर हो रहा था कि किसी खाने में जहर नहीं मिला हुआ था। बावर्ची बड़े गौर से नाग को देख रहा था और दिल में खुश हो रहा था कि नाग जहर का पता नहीं चला सकता। उसने मकारी से कहा, हुजूर, अगर हुक्म हो तो खाना लगवा दूं? नाग ने जवाब देने के बजाय पानी की सुराही चेक की, उसमें भी जहर नहीं मिला था। अब तो नाग भी चकरा गया। यकायक उसकी नज़र चमचों पर पड़ी। उसने एक चमचा उठाया। उसकी तेज नज़रों ने जहर को देख लिया था। नाग बावर्ची की अयारी को मान गया। अगर उसकी जगह कोई आम शख्स होता तो कभी बावर्ची को नहीं पकड़ सकता था। उसने कहा, मियाँ बावर्ची, ये चम्मच गंदे लगते हैं, इन्हें बदल दो। बावर्ची का माथा ठनका कि कहीं नाग ने जहर का पता तो नहीं चला लिया। फिर भी ये सोचकर बावर्ची को तसल्ली हुई कि जहर बेरंग और बेबू है, मगर चमचे बदलने से उसके किए किराए पर पानी फिर रहा था। झट बोला, हजूर, इन्हें तो मैंने अभी धोकर तश्त में लगाया है, रगड़ रगड़ कर धोए थे। नाग ने सख्ती से कहा, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही करो। बावर्ची का बस न चलता था, वरना नाग को कच्चा चबा जाता। उसने खून के घूंट पिए और दिल में नाग को गालियां देते हुए चमचे बदल दिए। नाग का हुक्म तो टाल नहीं सकता था। राजा ने उसे बावर्ची खाने का इंचार्ज मुकर्रर किया था। मुलाजिम खाना उठाकर राजा के कमरे में ले गए। नाग चाहता तो वजीर बावर्ची और उसके साथियों को खुद सजा दे सकता था या राजा को उनकी इस साजिश से आगाह कर देता, मगर वो उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। वो उनको खूब परेशान करना चाहता था। नाग चला गया तो बावर्ची सीधा वजीर और सेनापति के पास पहुंचा और सारी कहानी बयान कर दी। वजीर ये सुनकर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हकीम को शक हो गया हो? बावर्ची ने कहा, हरगिज नहीं, चमचों के साथ जहर मैंने बड़ी सफाई से लगाया था। हकीम को चम्मच गंदे लगे थे। सेनापति गुस्से में आकर बोला, कुछ भी हो, इस हकीम की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो ये राजा फौज में बड़ा मकबूल है, वरना मैं बहुत पहले इसकी बांसुरी बजा देता। खतरा तो इस बात का है कि फौज बागी ना हो जाए। राजा जहर से बीमार होकर मरेगा तो फौज यही समझेगी कि कुदरती मौत मरा है। वजीर टहलते हुए कहने लगा, इसीलिए तो मैं राजा को कत्ल नहीं करता। रहा ये हकीम तो ये किस बाग की मूली है, आज मैं अपने जल्लाद को भेजकर इसको मरवा दूंगा।
وزیر نے جلاد کو بلایا۔ یہ جلاد بڑا ہی خونخوار قسم کا آدمی تھا۔ انسان کو مارنا تو مکھی کو مارنا سمجھتا تھا۔ جلاد حبشی تھا، کانوں میں مندرے ڈالے ہوئے تھے، نچلا ہونٹ کٹا ہوا تھا، ایک آنکھ ٹیڑھی تھی اور اس میں سے پانی بہہ رہا تھا۔ جلاد نے سر جھکا کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ وزیر نے کہا، میں جو کام تمہارے سپرد کرنے لگا ہوں وہ بڑا اہم ہے، تمہیں آج رات نئے حکیم کو قتل کرنا ہے۔ جلاد منہ کھول کر ہنسا، میرے آقا اس مچھر حکیم کی تو میں ایک ہی وار میں گردن اڑا دوں گا۔ وزیر مطمئن ہو گیا کیونکہ جلاد بڑا ہی شفاق انسان تھا۔ وہ وزیر کے حکم پر پہلے بھی کئی قتل کر چکا تھا۔ رات ہوئی تو جلاد تیز دو دھاری خنجر لے کر حکیم یعنی ناگ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ناگ اس وقت اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ دروازے پر ہلکی آہٹ ہوئی۔ سانپ کے کان بڑے تیز ہوتے ہیں، ناگ نے یہ آواز سن لی تھی۔ وہ فوراً کمبل میں پڑے پڑے ہی سانس لے کر سانپ بن گیا اور رینگتا ہوا چارپائی کے نیچے آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بڑی آہستگی سے کھلا اور جلاد کمرے میں آ گیا۔ تاک میں رکھے دیے کی مدھم روشنی میں وہ بڑا خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے خنجر دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ ناگ سمجھ گیا کہ وزیر نے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چارپائی پر تکیے اور کمبل نے مل کر ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے۔ پھر کمرے میں روشنی بھی کم تھی، اس لیے جلاد یہی سمجھا کہ ناگ بستر پر ہے۔ وہ چارپائی کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پے در پے دو تین وار کیے، مگر یہ کیا، نہ تو کوئی چیخ ابری اور نہ ہی خنجر خون آلود ہوا۔ جلاد گھبرا گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے جلدی سے کمبل الٹ دیا، نیچے تو ایک تکیہ پڑا تھا۔ اسی وقت جلاد کو آواز سنائی دی، تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں۔ دراصل ناگ دروازے کے پاس جا کر انسان کی شکل میں آ گیا تھا۔ جلاد نے بڑی تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ ناگ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی۔ اسے اپنا شکار مل گیا تھا۔ اس نے خنجر لہرا کر ناگ پر حملہ کر دیا۔ ناگ ایک طرف ہٹ کر بچ گیا اور فوراً گہری سانس لے کر سانپ کی شکل میں آ گیا۔ خونی جلاد نے جب انسان کو سانپ بنتے دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑا۔ ناگ نے لپک کر اس کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ گرمی کی ایک لہر جلاد کے جسم میں دوڑ گئی مگر وہ رکا نہیں، دروازے سے نکل کر باہر بھاگ گیا۔ خونی جلاد دوڑتا ہوا ادھر جا رہا تھا جہاں وزیر، سیناپتی اور باورچی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سانپ کا زہر تیزی کے ساتھ اس کے خون میں حل ہوتا جا رہا تھا۔ جلاد کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر آگ کی بھٹی دہک رہی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کمرے میں پہنچ گیا۔ وزیر اپنے جلاد کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ جلاد دھڑام سے اس کے قدموں میں گر گیا۔ ناگ کے زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا تھا۔ جلاد کا گلا بند ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے ہچکی لے کر کہا، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ وہ خونی جلاد صرف اتنا ہی کہہ سکا اور مر گیا۔ وہ وزیر کو بتانا چاہتا تھا کہ حکیم اصل میں سانپ ہے، مگر موت نے اسے مہلت ہی نہ دی تھی۔ اپنے وفادار جلاد کی موت پر وزیر کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے لاش گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈال دی۔ سیناپتی نے کہا، اس علاقے میں سانپ بہت کم ہوتا ہے، پھر اتنی سردی میں سانپ کہاں سے آ گیا؟ باورچی یہ سن کر بولا، حضور میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے خطرناک انسان دیکھے ہیں، مگر یہ حکیم عجیب پراسرار سا آدمی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ضرور اپنے اندر کوئی خاص طاقت رکھتا ہے۔ وزیر نے غصے میں آ کر باورچی کو جھڑک دیا، خاموش رہو، حکیم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے میرا ایک وفادار آدمی مارا گیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سیناپتی نے کہا، اب ہوگا کیا؟ ایسا نہ ہو کہ بات کھل جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میری مانو تو کچھ دن کے لیے راجا کو زہر دینا بند کر دو اور اپنی ساری سرگرمیاں روک دو۔ وزیر نے دانت پیس کر کہا، تم احمق ہو، اتنی مشکل سے راجا کو موت کی دہلیز تک پہنچایا ہے، اب کیسے چھوڑ دیں؟ سیناپتی کو وزیر پر غصہ تو بہت آیا لیکن پی گیا۔ دل میں کہا، کوئی بات نہیں بیٹا وزیر، ایک بار حکومت تو ہاتھ آ جائے، سب سے پہلے تمہیں قتل کر کے تمہاری بوٹیاں چیل کووں کے آگے ڈالوں گا، گن گن کر سارے بدلے لوں گا۔ ادھر وزیر اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا، اس سیناپتی کو تو تخت پر بیٹھتے ہی مروا دوں گا، بہت بک بک کرنے لگا ہے۔ باورچی جو خاموش کھڑا تھا کہنے لگا، حضور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حکیم کو کس طریقے سے مارنا چاہیے؟ وزیر بولا، کل رات میرے آدمی حکیم کے کمرے کو آگ لگا دیں گے اور وہ اندر ہی جل کر مر جائے گا۔ وزیر کا ارادہ بڑا خطرناک تھا، ناگ کو آگ جلا سکتی تھی۔ وہ عنبر تو نہیں تھا کہ ہر مصیبت سے بچا رہتا، آگ تو اس کی سب سے بڑی دشمن تھی جو اسے بھسم کر کے رکھ دیتی۔ اگلے دن وزیر نے اپنے 3 جانباز گوریلوں کو بلایا اور کہا، میرے وفاداروں، تمہیں آج راجا کے نئے حکیم کے کمرے کو آگ لگا دینی ہے، وہ کمرے میں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، میں تم تینوں کو 1-1 لاکھ سونے کے سکے دوں گا۔ اتنا انعام سن کر گوریلے خوش ہو گئے۔ انہوں نے وزیر کو تسلی دی کہ بس حکیم کو مرا ہوا سمجھے۔ رات ہوئی تو گوریلے رال کا تیل لے کر نکل آئے۔ گوریلے بڑے چالاک تھے، وہ آدھی رات کے بعد اپنے خونی مشن پر نکلے تھے۔ جس وقت سب سوئے پڑے تھے، ناگ اس سازش سے بے خبر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ گوریلوں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور رال کا تیل لکڑی پر ڈالنے لگے۔ اس کے بعد ایک گوریلا چھت پر چڑھ گیا۔ چھت لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ گوریلے نے چھت پر رال کے تیل کا پورا پیپا بہا دیا اور آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ رال کے تیل نے بڑی تیزی کے ساتھ آگ پکڑ لی، دروازہ اور چھت دھڑا دھڑ جلنے لگی۔
محل کے محافظوں نے جب آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے تو شور مچاتے بھاگے۔ ناگ کمرے میں سویا پڑا تھا، سارا کمرہ دھوئیں میں بھر گیا تھا۔ ناگ کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دھواں بڑا کڑوا اور کسیلا تھا۔ ناگ کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور شدید جلن ہونے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ مکار وزیر نے اسے جلا کر مار ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آگ اسی مکار کی لگائی ہوئی ہے۔ دروازے کی لکڑی پوری طرح آگ کی لپیٹ میں تھی۔ دروازہ سرخ ہو رہا تھا۔ شعلے اپنی لمبی زبانیں نکالے ناچ رہے تھے۔ ناگ نے سوچا کہ اگر اس نے انسان کے بھیس میں دروازے سے نکلنے کی کوشش کی تو باہر پہنچتے پہنچتے جل مرے گا۔ اس نے روشن دان کی طرف دیکھا کہ پرندہ بن کر نکل جائے، مگر وہاں بھی آگ تھی۔ باہر محافظ شور مچا رہے تھے۔ وہ پانی پھینک کر آگ بجھانا چاہتے تھے، مگر آگ بہت بھڑک چکی تھی۔ ناگ کو بہت گرمی لگ رہی تھی۔ کڑوے کسیلے دھوئیں نے اسے کھانسی لگا دی۔ ناگ کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چھت کی کڑیاں اب ٹوٹنے لگی تھیں۔ ایک بار تو ناگ کی آنکھوں کے سامنے موت کی شکل گھوم گئی۔ آگ میں جلنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی وقت ناگ کو خیال آیا کہ کمرے سے ایک نالی باہر نکلتی ہے۔ ناگ فوراً سانپ کی جون میں آ کر نالی میں گھس گیا اور رینگتا ہوا باہر نکل آیا۔ کھلی اور ٹھنڈی فضا میں آتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ موت کے پھندے سے نکل آیا تھا۔ وزیر نے تو اسے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کچھ دور ایک ویران گوشے میں جا کر ناگ انسان کی شکل میں آ گیا اور اپنے جلتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے باہر راجا اور وزیر بھی تھے۔ وزیر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اس کا دشمن آگ میں جل مرا ہے۔ اتنے میں ناگ آ گیا۔ راجا نے جب اسے دیکھا تو خوشی سے چلایا، اے نوجوان حکیم، تم زندہ ہو؟ وزیر پر تو ڈھیروں اوس پڑ گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کمبخت کمرے سے کس طرح نکل آیا۔ ناگ نے کہا، حضور، مجھے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی، لہٰذا میں شاہی باغ میں چلا گیا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا میں مجھے نیند آ گئی اور میں گھاس پر سو گیا۔ اب شور سن کر میری آنکھ کھلی ہے۔ راجا نے غصے میں آ کر کہا، کسی نے تمہیں مار ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اس غدار کی کھال کھنچوا دوں گا۔ ناگ نے وزیر کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہا، نہیں حضور، میرا بھلا اس محل میں کون دشمن ہو سکتا ہے؟ ابھی چند دن تو مجھے آئے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے آگ اتفاقاً لگ گئی تھی۔ وزیر نے بھی فوراً کہا، بالکل، لگتا ہے تیل کے دیے کی وجہ سے آگ لگی ہے، ورنہ حکیم سے کسے رنجش ہو سکتی ہے۔ اوپر سے تو وزیر نے کہہ دیا، مگر دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے اپنے گورینوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے دیکھے بھلے بغیر ہی آگ لگا دی تھی۔ وزیر اپنے محل میں آ گیا جو راجا کے بڑے محل کے اندر ہی تھا۔ وزیر نے فوراً سیناپتی اور گورینوں کو بلا لیا۔ وہ گورینوں پر برستا ہوا کہنے لگا، بدبختو، کمینو، تم نے ذرا سی بے احتیاطی سے میرا منصوبہ تباہ کر ڈالا۔ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ حکیم کا بچہ کمرے میں ہے یا نہیں۔ گوریلے تو کانپ اٹھے۔ وزیر غصے کا بڑا زہریلا تھا۔ ایک نے ہمت کر کے کہا، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے واقعی بڑی بھول ہوئی، ہمیں محتاط ہونا چاہیے تھا۔ سیناپتی نے ٹہلتے ہوئے کہا، وزیر صاحب، مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم میں کوئی غدار ہے اور حکیم سے مل گیا ہے۔ ذرا سوچو، اتنی سردی میں کون ٹہلنے باہر نکلتا ہے؟ ضرور کسی نے مخبری کی اور حکیم اپنے کمرے میں رات کو گیا ہی نہیں۔ یہ بات وزیر کے دل کو بھی لگی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی غدار ہے تو راجا کو خبر کر کے ہمیں مروا کیوں نہیں دیتا؟ سیناپتی نے چیخ کر کہا، کچھ بھی ہو، مجھے یہ حکیم بڑا پراسرار لگتا ہے اور ہم میں کوئی مخبر ضرور ہے۔ وزیر بولا، اگر کوئی مخبر ہے تو ہمیں پہلے اس کا پتہ چلانا چاہیے۔ وہ کون ہے جو ہم سے غداری کر کے حکیم کا ساتھی بن گیا ہے؟ سیناپتی نے غصے سے کہا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور اپنے ہاتھ سے پھانسی چڑھاؤں گا، لیکن اس طرح راجا کو مرنے میں اور وقت لگے گا اور میں اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ مکار وزیر نے عیاری سے مسکرا کر کہا، اب میں نے بڑی خطرناک چال سوچی ہے، راجا اور حکیم بچ نہ سکیں گے۔ سیناپتی نے کہا، اگر تم ایسا کر سکو تو بہت بہتر ہے۔ وزیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، دماغ میرا اور طاقت تمہاری، یہ دونوں مل جائیں تو راجا ہرگز نہیں بچ سکتا۔ سیناپتی نے جھنجھلا کر کہا، کھل کر کہو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ وزیر نے گوریلوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور کہنے لگا، راجا کی طبیعت اب بہت بہتر ہو گئی ہے اور راجا کو شکار کا بڑا شوق ہے۔ میں اور تم اسے اپنے ساتھ شکار پر لے جائیں گے۔ میرے گوریلے پہلے سے جنگل میں چھپے ہوں گے۔ وہ اچانک حملہ کر کے راجا کو قتل کر دیں گے اور ہم واپس آ کر مشہور کر دیں گے کہ راجا کو ایک شیر نے ہلاک کر دیا ہے۔ سیناپتی یہ سن کر پھڑک اٹھا، یہ ترکیب بڑی زبردست ہے، راجا بچ نہ سکے گا۔ غدار وزیر اور سیناپتی دونوں کہہ مار کر ہنسنے لگے۔ ادھر ماریا خانقاہ سے نکل کر واپس درختوں کے جھنڈ میں آ گئی۔ اسے ان دونوں بخشوں پر بڑا غصہ تھا جنہوں نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ وہ گھاس پر لیٹنے لگی تھی کہ اسے اچانک وہ خفیہ راستہ نظر آ گیا جو خانقاہ کے اندر جاتا تھا۔ ماریا اس راستے سے خانقاہ کے نیچے بنے خفیہ تہخانے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی فرش پر بندھی پڑی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا اور رو رہی تھی۔ اس کے سنہری بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکی کی مدھم سسکیوں سے ماریا کا دل تڑپ اٹھا۔ چاچو اور بخشو موجود نہ تھے، لڑکی اکیلی تھی۔ ماریا لڑکی کے پاس آ گئی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، اے بہن۔ لڑکی نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے اداس چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے اور خوبصورت چہرہ موت کے خوف سے کملا گیا تھا۔ لڑکی سمجھی شاید اسے وہم ہوا ہے اور کسی نے اسے نہیں پکارا۔ اس وقت ماریا نے کہا، ڈرنا مت بہن، میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟
लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने सहम कर इधर उधर देखा। मारिया बोली, खौफ ना खाओ, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूं, किसी जादू की वजह से दूसरों को नजर नहीं आती। लड़की ने यह सुना तो उसकी ढारस बंधी और उसने कहा, मेरा नाम मरियम है, मैं मुसलमान हूँ। 2 डाकू मुझे कुएं से पानी भरते वक्त उठा लाए थे। उन्होंने मुझे बख्शू के हाथ बेच दिया है, जो मुझे मार डालना चाहता है। यह कहकर लड़की फिर रोने लगी। मारिया ने कहा, रो मत बहन, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। खुदा ताला ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मरियम ने आंसू भरी आवाज में कहा, मेरे बूढ़े वालिदैन सख्त परेशान हैं और मुझे याद करके रोते होंगे। पता नहीं अब मैं उनसे मिल भी सकूंगी या नहीं। मारिया कहने लगी, दिल छोटा ना करो मरियम बहन, हिम्मत से काम लो, तुम जिंदा रहोगी। अभी ये बातें हो रही थी कि तहखाने का दरवाजा खुला और चाचू और बख्शू अंदर आ गए। मारिया जल्दी से परे हटकर खड़ी हो गई। वो नहीं चाहती थी कि बख्शू उसकी बू सूंघकर खबरदार हो जाए। चाचू ने मरियम के पास आकर कहा, ए लड़की, तुम किससे बातें कर रही थी? मरियम घबरा गई मगर जल्दी से बोली, मैं किससे बातें कर सकती हूँ, यहाँ कौन आ सकता है सिवाय तुम्हारे। बख्शू ने कहका मारते हुए कहा, अरे चाचू, ये ठीक कहती है, यहाँ किसी ने आकर मरना है क्या? ये तो हमारा खुफिया अड्डा है। चाचू कहने लगा, तुम कल ही से दरिया के किनारे एक टांग पर खड़े होकर मंतर पढ़ना शुरू कर दो, फिर इस लड़की को ज़िबा करके इसका दिल खा जाना ताकि तुम्हारे यहाँ औलाद हो सके। बख्शू ने जवाब देने के बजाय सर हिला दिया। मारिया कुछ फासले पर खड़ी थी। उसने देख लिया था कि बख्शू के जिस्म के इर्द गिर्द जादुई शीशे की दीवार नहीं है। मारिया ने सोचा कि इसे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तहखाने की दीवार से एक तलवार लटक रही थी। मारिया तलवार उतारने आगे बढ़ी तो बेख्याली में उसका पांव फर्श पर पड़े डोल से टकरा गया। डोल उड़कता हुआ परे चला गया। मारिया फौरन तहखाने की परली नुक्कड़ में चली गई। दोनों बख्शू चौंक उठे और डोल की तरफ देख रहे थे। बख्शू ने जल्दी से कहा, चाचू मेरे यार, कहीं वो गैबी औरत जिंदा तो नहीं बच गई? ये डोल कैसे लुढ़क गया? चाचू नाक सकेड़ कर फिजा में कुछ सूंघता रहा। मारिया परली नुक्कड़ में थी, इसलिए चाचू उसके खून की बू ना सूंघ सका। उसने कहा, नहीं, वो गैबी औरत मेरे वार से नहीं बच सकती। इस डोल का पैंदा टूटा हुआ है, खुद बखुद लुढ़क गया होगा। बख्शू कहने लगा, मुझे शक है कि गैबी औरत बच निकली है, हमें इस तहखाने की तलाशी जरूर लेना चाहिए। मारिया चाचू की बात सुनकर मुतमईन हो गई थी, मगर ये कमबख्त बख्शू कुछ ज्यादा ही मोहतात था। बख्शू और चाचू दोनों हाथ फैलाकर तहखाने में चक्कर काटने लगे कि अगर गैबी औरत होगी तो उससे उनके हाथ टकराएंगे। मारिया के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। अगर बख्शू उसे छूने या उसके जिस्म की बू सूंघने में कामयाब हो जाए तो उसके हक में बहुत बुरा होता। मारिया चुपके से आकर मरियम के पास बैठ गई। बख्शू और चाचू ने तहखाने की तलाशी ली मगर मारिया को ना ढूंढ सके। चाचू ने कहा, तुम्हें वहम हुआ है, मुझे तो पूरा यकीन है कि गैबी औरत की रूह अब आसमानों में जा चुकी होगी। बख्शू ने इधर उधर देखते हुए सर झटक कर कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो गैबी औरत जिंदा है और हमें मारने की फिक्र में है। चाचू ने मुंह बनाकर कहा, अब वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ। बख्शू और चाचू मरियम की तरफ आए तो मारिया एक तरफ हट गई। वो सोच रही थी कि इन कम वक्तों से किस तरह निपटे। तहखाने के आतिशदान के पास एक लंबी नोकीली सुलाख पड़ी थी जिससे आग को रिदने का काम लिया जाता था। मारिया ने बड़ी खामोशी से सुलाख उठा ली। चाचू और बख्शू तो ये ना देख सके, मगर मरियम ने देख लिया कि सुलाख खुद ब खुद गायब हो गई है। वो समझ गई कि मारिया इन जालिम बख्शुओं का खात्मा करने लगी है। दोनों हाथों से सुलाख थामे मारिया बख्शू की तरफ बढ़ने लगी। जो ही वो बख्शू के पास आई, बख्शू ने उसके बो सूंघ ली। वो चिल्लाया, चाचू, गैबी औरत इस तहखाने। अल्फाज अभी उसके मुंह में ही थे कि मारिया ने सुलाख पूरी ताकत से बख्शू की गर्दन पर मारी। नोकीली सुलाख उसकी गर्दन चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। बख्शू बड़े भयानक अंदाज में चीखा। उसके दोनों हाथ गर्दन पर जम गए थे। वो सुलाख को गर्दन से निकालने की कोशिश कर रहा था। खून के फवारे उसकी उंगलियों से बह रहे थे। मारिया ने सुलाख वापस खींच ली और घुमाकर चाचू की खोपड़ी पर मारी। उसकी खोपड़ी नारियल की तरह चटक गई। वो जख्मी हालत में दरवाजे की तरफ भागा। मारिया ने सुलाख उसकी तरफ उछाल दी। हवा में तैरती सुलाख चाचू की कमर में धंस गई। चाचू चीख मारकर गिरा और तड़पता हुआ मर गया। दोनों बख्शू अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। मारिया अपने सामने 2 खून होते हुए देखकर घबरा गई थी। मारिया ने उसे तसल्ली दी और कहा, इन्हें अपने किए की सजा मिली है, ये खूनी और कातिल थे, इनका यही अंजाम होना चाहिए था। मरियम की रस्सियां खोलकर मारिया ने उसे हमरा लिया और तहखाने के खुफिया रास्ते से बाहर आ गई। मरियम का घर दिल्ली में था। अब ये मारिया का फर्ज था कि वो मरियम को उसके बूढ़े माँ बाप तक पहुंचाए। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। दिल्ली के रास्ते में एक घना जंगल आता था जिसमें खूनी ठगों का ठिकाना था। हिंदुस्तान के ये ठग अयारी और सफाकी में अपनी मिसाल आप थे और काली माई की पूजा करते थे। ये खूनी ठग जब किसी मुहिम पर रवाना होते तो पहले काली माई के बुत के हजूर भेड़ की कुर्बानी देते। भेड़ का सर काटकर काली माई के कदमों में रख देते और उसका अगला दायां पांव काटकर काली माई के मुंह में डाल देते। उसके बाद एक खास किस्म का शरबत मुर्दा भेड़ के सर पर डालते। अगर उस शरबत के डालने से भेड़ के नथने सुकड़ जाते तो ठग बड़े खुश होते कि काली माई ने कुर्बानी कबूल कर ली है और मुहिम पर जाने की इजाज़त दे दी है।
इसके बरक्स अगर नथने ना सुकड़ते तो यह बुरा शगुन समझा जाता और मुहिम मुलतवी कर दी जाती। काली माई के ये पुजारी दिन के वक्त गीदड़ की आवाज़ को मनहूस समझते थे। मुहिम पर जाते वक्त अगर उन्हें कोई सारे हिलाता कुत्ता नजर आ जाता तो समझते कि बड़ा अच्छा दिन है। अगर ये मुहिम से कामयाब लौटते तो काली माई की इबादत करते, उसकी मूर्ति के सामने रस्सी का फंदा, रुमाल, चाकू रख देते, इर्द गिर्द मुर्दा, छिपकलियां और सांप फैला देते और मूर्ति पर फूल निछावर करते थे। उन ठगों का खौफनाक हथियार रुमाल होता था। अपने शिकार की गर्दन में रुमाल डालकर उसका गला घोंट देते थे। अयारी में ये ठग बेमिसाल थे। कभी यूं होता कि किसी मुसाफिर को मारने के बाद पैसे वगैरह निकाल रहे होते कि कई और मुसाफिर उधर आ निकलते। उन्हें देखते ही एक ठग फौरन बेहोश बनकर गिर पड़ता। मुसाफिर उसकी तरफ मुतवज्जो होते और बाकी ठग लाश ठिकाने लगा देते। कभी लाश के गिर्द पर्दा तान कर खड़े हो जाते कि औरतें साथ हैं इसलिए पर्दा कर रखा है, और कभी बदनसीब मुसाफिर की लाश पर चादर डालकर रोने लगते और कहते हमारा साथी अचानक सफर में मर गया है, हाय वो हमें रास्ते में ही छोड़ गया, अब इसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे। आने वाले मुसाफिरों को शुबा भी न होता कि ये ठग मकारी कर रहे हैं। उन ठगों ने आपस में गुफ्तगू के लिए खुफिया जुबान बना रखी थी, जिसे कोई दूसरा सुन भी लेता तो ना समझ पाता। आपस में खुफिया इशारे तय थे। अगर कभी ऐसा होता कि किसी अकेले ठग को कोई छोटा मोटा काफिला नजर आता तो वो उसका ताक़ुब शुरू कर देता और कच्ची सड़क पर लकीर बनाता जाता। दूसरे ठग उस लकीर को देखते ही समझ जाते कि इधर शिकार गया है और हमारे साथी को मदद की जरूरत है। कभी रास्ते में दरख्त के पत्ते फैलाते जाते, इसका मतलब ये था कि फौरन आगे पहुंचो। ये बड़े वहम परस्त होते थे। ठगी के लिए निकलते और रास्ते में कोई जनाजा नजर आ जाता या किसी औरत के रोने पीटने की आवाज़ सुनते तो बड़ा बुरा ख्याल करते। कोई औरत पानी से भरा घड़ा उठाए नजर आती तो खुशी से नाच उठते, और अगर औरत का घड़ा खाली होता तो उनके मुंह लटक जाते थे। मारिया और मरियम भी सफ़र करती खूनी ठगों के उस जंगल में आ पहुंची थी। रात हो रही थी। थकन से दोनों का बुरा हाल था। उस जंगल में केले के दरख्त बकसरत थे। उन्होंने केले खाकर चश्मे से ताज़ा और मीठा पानी पिया। मरियम ने कहा, मारिया बहन, अब तो मुझ में सफ़र की हिम्मत नहीं, घोड़े पर सफ़र करते कमर अकड़ गई है। मारिया ने हंसकर कहा, कोई मुनासिब जगह देखकर आराम करते हैं। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी दरख्तों पर पड़ रही थी। जंगल में खामोशी छाई हुई थी। उस वक्त उनका घोड़ा एक पगडंडी पर से गुजर रहा था। पगडंडी के दोनों तरफ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। नाहमवार जमीन थी जिस पर जा बजा दरख्त सीना ताने खड़े थे। कुछ आगे जाकर एक टीला आ गया। उसके दूसरी तरफ एक छोटा मैदान था जिसमें सब्ज घास लहला रही थी। मरियम ने खुश होकर कहा, रात गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है, क्या ठंडी और मज़ेदार हवा चल रही है। मारिया कहने लगी, और अगर कोई शेर रात को इधर आ निकला तो मैं खाकर उसे भी बड़ा मजा आएगा, लेकिन किसी दरख्त पर भी रात नहीं गुजारी जा सकती। दरख्तों पर सांप होते हैं, अगर किसी ने तुम्हें डस लिया तो। उई सांप! मरियम डर गई। मारिया ने कहा, डरो मत, वैसे ये जंगल ऊपर से जितने खूबसूरत नजर आते हैं अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े खौफनाक जंगल देखे हैं। घोड़े को एक दरख्त से बांधकर मारिया और मरियम घास पर लेट गईं। सूरज डूब चुका था और तारीकी ने जंगल में डेरे जमा लिए थे। दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे भी खामोश हो चुके थे। पूरा जंगल गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद मरियम सो गई और उसके हल्के हल्के खराटे मारिया को सुनाई देने लगे। मारिया को भी बड़े जोर की नींद आ रही थी। अब वो पुरस्रार ताकतों वाली मारिया तो नहीं थी कि ना खाने की जरूरत महसूस होती और ना सोने की। मारिया सोना नहीं चाहती थी। वो रात भर जागकर मरियम की हिफाजत करना चाहती थी। आधी रात तक तो मारिया जागती रही। फिर उस पर भी गनौदगी तारी होने लगी और जंगल की ठंडी हवा ने उसे भी सुला दिया। रात सुनसान और खामोश थी। कभी किसी उल्लू के चिल्लाने या गीदड़ के रोने की आवाज़ आती। रात के उस सन्नाटे में 3 ठग जंगल में घूम रहे थे। वो किसी मुसाफिर या काफिले की तलाश में थे ताकि लूट मार कर सकें। जंगल में घूमते वो उस तरफ आ निकले जिधर मारिया और मरियम सो रही थी। उन्होंने जब मरियम के खराटों की आवाज़ सुनी तो चौकन्ने हो गए। दबे कदमों आगे बढ़े तो चांद की रोशनी में मरियम उन्हें नजर आ गई। सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। चंद दिन पहले उन्होंने एक काफिला लूटा था। उस काफिले में 4 लड़कियां भी थीं जिन्हें उन ठगों ने अपना कैदी बना लिया था। बूढ़ी औरतों और मर्दों को कत्ल कर दिया था। ठग उन लड़कियों को शहर में मालदार लोगों के हाथ फरोख्त कर देते थे। कैदी 4 लड़कियों को लेकर उनका सरदार अगले दिन शहर जाने वाला था। मरियम को देखकर दोनों ठगों के दांत बाहर निकल आए। उन्होंने सोचा इस खूबसूरत लड़की को देखकर सरदार खुश होगा क्योंकि शहर में काफ़ी महंगी बिक सकती है। मालदार हिंदू सुनहरे बालों वाली लड़कियों को अपनी कनीजें बनाना ज्यादा पसंद करते थे। एक ठग ने अपनी जेब से बेहोशी की दवा वाला रुमाल निकाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता मरियम की तरफ बढ़ने लगा। मारिया तो उन दोनों को नजर नहीं आ सकती थी। ठग ने बड़ी फुर्ती से बेहोशी की दवा वाला रुमाल मरियम के मुंह पर डाल दिया। मरियम हड़बड़ा कर उठी। उसने चीखना चाहा मगर ठग ने रुमाल से उस मुंह दबा रखा था। बेहोशी की दवा मरियम के दिमाग पर चढ़ गई और वो बेहोश हो गई। ठग ने उसे अपने कंधे पर डाला और अपने साथी के हमरा टीले के दूसरी तरफ उतरकर जंगल में घुस गया। मारिया बेखबर सोती रह गई। घोड़ा कुछ फासले पर दरख्तों में बंधा हुआ था इसलिए ठगों को नजर न आया।
ठग टेढ़ी मेढ़ी कच्ची पगडंडियों पर चलते हुए अपने ठिकाने पर आ गए। ये एक बड़ा गार था। ठगों के सरदार ने जब मरियम को देखा तब मुस्कुराकर बोला, वाह, बहुत उम्दा माल है। लड़की जरा भूखी प्यासी है, कुछ खिला पिला देंगे तो रंग रूप और निखराएगा, फिर ये बंबई के किसी साहूकार के हाथ महंगे दामों बिक जाएगी। सारे ठग कहके लगाकर हंसने लगे। गार में एक तरफ दीवार से जंजीरें लगी हुई थी जिनसे 4 लड़कियां बंधी हुई थीं। ठगों ने मरियम को भी उन्हीं जंजीरों से बांध दिया। सरदार कहने लगा, चंद घंटे बाद मैं समंदर के रास्ते बंबई रवाना हो जाऊंगा ताकि इन 5 लड़कियों के दाम खरे कर सकूं। कुछ देर बाद मरियम को होश आया तो खुद को ठगों की कैद में देखकर वो रोने लगी। ठग सरदार ने गरज कर कहा, चुप, रोना धोना बंद कर दे, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरा नाम क्या है और तू किस मजहब की है? मरियम रोते हुए कहने लगी, मेरा नाम मरियम है और मैं मुसलमान हूं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। ठग सरदार ने कहका मारकर कहा, आज से तू मरियम नहीं मीना कुमारी है। खबरदार अगर किसी से ये कहा कि मैं मुसलमान हूं, तुम्हें किसी हिंदू साहूकार की कनीज बनना है। अब ये रोना धोना बंद करो और खुश रहा करो ताकि खूब सेहतमंद हो जाओ और तुम्हारे दाम ज्यादा मिले। ठग सरदार ने मरियम को भुना हुआ गोश्त और फल खाने को दिए। मरियम को अपनी हालत पर रोना आ गया। वो उस वक्त भेड़ बकरी की मानंद थी कि खिला पिलाकर और मोटा करके ज़िबा किया जाए ताकि ज्यादा गोश्त निकले। कुछ देर बाद ठगों का एक गिरोह 5 लड़कियों को लेकर रवाना हो गया। घोड़ों पर सवार वो सुबह होने से पहले समंदर के किनारे पहुंच गए। यहाँ एक छोटा बहरी जहाज खड़ा हुआ था। उस बहरी जहाज का कप्तान लंगड़ा ठगों का साथी था। जहाज भी उसी का था। ठग सरदार लंगड़े कप्तान से गले मिला। लंगड़े ने अपनी मकार आंखों से मरियम को देखते हुए कहा, इस बार तो खासा उम्दा माल है, खूब रुपया हाथ लगेगा। ठग सरदार ने कहका मारा और मूंछों पर हाथ फेर कर कहने लगा, ये लड़की तो रात ही हाथ लगी है, वैसे चीज खूब है, नीली आंखें और सुनहरे बाल, साहूकार मुंह मांगे दामों खरीद लेंगे। लंगड़े कप्तान के हुक्म से मल्लाहों ने जहाज के बादबान खोल दिए। जहाज चल पड़ा। मरियम और दूसरी 4 लड़कियों को केबिन में बंद कर दिया गया था। मरियम बड़ी उदास थी। खूनी डाकुओं और बख्शुओं की कैद से निकलकर वो ठगों के हत्थे चढ़ गई थी और यहाँ बचने की उम्मीद भी कोई ना थी। ये सोचकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए कि अब वो अपने बूढ़े वालिदैन से शायद कभी न मिल सके। दूसरी लड़कियों ने उसे रोते देखा तो पास आ गईं। एक ने कहा, बहन रो मत, हम सब मुसीबत की मारी हैं। इन जालिमों ने हमारी आंखों के सामने हमारे वालिदैन को कत्ल कर डाला और हमें अपना कैदी बना लिया। मरियम के आंसू थे कि थमते ही ना थे। उधर मारिया सुबह जागी तो मरियम को गायब पाकर चक्कर खा गई। वो भागकर टीले पर चढ़ी और इधर उधर देखा। मरियम, 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 उसकी आवाज जंगल में गूंज कर रह गई। कहीं से कोई जवाब ना आया। मारिया घबराई कि कहीं किसी जंगली दरिंदे ने तो उसे हड़प नहीं कर लिया। लेकिन फौरन ही मारिया को ख्याल आया कि अगर ऐसा होता तो मरियम शोर मचाती या जंगली दरिंदा ही धाड़ता गुर्राता। फिर मरियम आखिर गई कहाँ है? एकाएकी मारिया की नजर टीले के नीचे भुरभुरी जमीन पर पड़ी। यहाँ घास नहीं थी और इंसानी कदमों के निशान बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। ये निशान आगे जाकर लंबी घास में गुम हो गए थे। ये 2 आदमियों के नंगे पैरों के निशान थे। मारिया ने बैठकर गौर से निशान देखे। एक आदमी के निशान दूसरे की निस्बत ज्यादा गहरे थे, जैसे वो पांव दबा दबा कर चला हो या उसने कोई बोझ उठा रखा हो। मारिया समझ गई कि मरियम को यही 2 आदमी उठा ले गए हैं। ये आदमी कौन है? मरियम कहाँ है? उसका मारिया ने पता चलाना था। मारिया घोड़े की तरफ आई। घोड़ा दरख्त से बंधा हुआ था। मारिया घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल दी। सूरज निकल आया था। घोड़ा जंगल में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। आगे जाकर जंगल खूब घना हो गया था। चौड़े पत्तों वाली झाड़ियां बकसरत थीं। बाज मकामात पर घने दरख्त इस कदर गुंजान थे कि सूरज की रोशनी बमुश्किल नीचे तक आ रही थी। थोड़ी दूर आगे जाकर चश्मा आ गया। तेज झाग उड़ाता पानी बह रहा था। चश्मे के आसपास नोकदार पत्तों वाले अजीब से दरख्त फैले हुए थे। मारिया ने घोड़े से उतरकर चश्मे पर मुंह धोया और घोड़े को खुला छोड़ दिया ताकि वो घास और पत्ते वगैरह खा ले। खुद वो चश्मे के किनारे बैठकर नाव के बारे में सोचने लगी कि जब वो वापस सराय आया होगा तो उसे ना पाकर परेशान होगा। मारिया इन्हीं ख्यालात में डूबी हुई थी कि घोड़ा बड़े खौफजदा अंदाज में हिनहिनाया। मारिया ने चौंक कर उधर देखा और एक बार तो मारिया के पांव तले से भी जमीन निकल गई। वो मंजर ही कुछ ऐसा था। एक दरख्त की लंबी शाखों ने घोड़े को दबोच रखा था और वो रस्सी की तरह घोड़े से लिपटी हुई थी। ये आदमखोर दरख्त थे। ये जानदार को शाखों में दबोच लेते, फिर शाखों के जिस्म से एक लेसदार तेजाबी मादा खारिज होने लगता और जानदार का गोश्त उस मादे में हल हो जाता और कुछ ही देर बाद हड्डियों का पिंजर बाकी रह जाता। घोड़ा टांगे चलाता बुरी तरह हिनहिना रहा था। शाखें उसे जमीन से उठाकर ऊपर ले गई थी। घोड़ा शाखों में इस तरह छुप गया था कि नजर ही ना आता था। चंद मिनट बाद दरख्त की शाखें खुल गईं और घोड़े का बेगोश्त ढांचा धड़म से नीचे आकर गिरा। मारिया कांप उठी। उन आदमखोर दरख्तों ने देखते ही देखते पूरा घोड़ा निगल लिया था। अब दरख्तों की शाखें फिर नीचे को झुकी हुई थी और मोटे सांपों की तरह झूम रही थीं। ये सोचकर तो मारिया के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई कि अगर वो उन आदमखोर दरख्तों के पास चली जाती तो उसका क्या होता। मारिया उन खूनखार दरख्तों से बचकर आगे निकली। वसी जंगल उसके सामने फैला हुआ था। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, टीले, घाटियां
उनसे गुजरती मारिया बहुत दूर निकल आई। सूरज सर पर आ गया था। मारिया रास्ता भूलकर बजाय ठगों के गार तक पहुंचने के वीरान जंगल में निकल आई थी। यहाँ आकर दरख्तों का घनापन छट गया था। अचानक मारिया को दूर एक मंदिर की शिकस्ता बुर्जियां नजर आईं। मंदिर एक बुलंद टीले की ओट में था। मारिया उस वीरान जंगल में मंदिर देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने टीले पर चढ़कर देखा, पुराना टूटा फूटा मंदिर था। बुर्जियां टूट चुकी थीं। मंदिर का देव हैकल दरवाजा दीमक की नजर हो चुका था। दीवारों में जा बजा दरारें थीं और जंगली घास उगी हुई थी। मारिया ने सोचा किसी जमाने में यह मंदिर आबाद होगा। उसने फैसला किया कि मंदिर में चलकर कुछ देर आराम किया जाए। वो टीले के दूसरी तरफ उतरने के बाद मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। पुराना मंदिर नजदीक आता जा रहा था। मंदिर बड़ी खस्ता हालत में था। दीवारों पर लगा चूना उखड़ चुका था और ईंटें बाहर झांक रही थी। मारिया दरवाजे से गुजरकर अंदर आ गई। यहाँ लंबी जंगली घास उगी हुई थी। जंगली अंगूरों की एक बेल दीवार से लिपटी हुई थी। मारिया मंदिर में घूमने लगी। उस मंदिर में एक जालिम और खूनखार जादूगर का ठिकाना था। उसका नाम अकरब जादूगर था। वो मंदिर के मगरबी हिस्से के कमरे में रहता था। अकरब जादूगर उस वक्त एक मुर्दा शेर के सर में सुलाख ठोंक कर मंत्र तैयार कर रहा था। जादूगर का रंग काला था। पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे। उसका सर मुंडा हुआ था, मगर बालों की जगह एक बिच्छू मौजूद था। खौफनाक स्याह रंग का जहरीला बिच्छू। उसने अकरब जादूगर के सर को बालों की तरह छुपा रखा था और सर के दरमियान में बिच्छू का डंक यूं लटक रहा था जैसे हिंदुओं की चोटी लटक रही होती है। बिच्छू की छोटी छोटी आंखें मुतहरिक थीं। कभी कभी वो अपने डंक को बड़े डरावने अंदाज में हरकत देता था। ये बड़े ही खतरनाक जहर वाला बिच्छू था, जो अगर संगे मर पर अपना डंक मारे तो फिर भी स्याह होकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। अकरब जादूगर के ऐन सामने एक बड़े बिच्छू का काले पत्थर से बना हुआ मुजस्समा था। ये अकरब देवता का बुत था। जादूगर अकरब देवता का पुजारी था। बिच्छू के उस मुजस्समे के कदमों में जादूगरी का सामान बिखरा पड़ा था और सामने दीवार पर एक खोपड़ी उभरी हुई थी। यकायक कमरा लरज उठा। अकरब जादूगर ने चौंक कर दीवार वाली खोपड़ी की तरफ देखा। खोपड़ी का रंग बदल रहा था। रंग बदलते बदलते सुर्ख हो गया। जादूगर बड़े गौर से खोपड़ी को देख रहा था। उसके सर पर बैठा बिच्छू भी अब अपने डंक को बार बार हरकत देने लगा था। फिर खोपड़ी के टूटे हुए जबड़े से जर्द रंग की जुबान बाहर लटक आई। जुबान हिली और खोपड़ी ने कहा, ए अकरब देवता के पुजारी, इस वक्त मंदिर में एक ऐसी औरत मौजूद है जो किसी को नजर नहीं आती। क्या? अकरब जादूगर चौंक पड़ा। उसने हैरत से कहा, औरत नजर नहीं आती? क्या वो जादूगरनी है या चुड़ैल? लटकी हुई जर्द जुबान हिलकर बोली, वो एक आम औरत है, मगर एक जादू की वजह से दिखाई नहीं देती। अगर वो तेरे काबू में आ जाए तो तेरे लिए बड़े फायदे की बात है। बिच्छू ने खोपड़ी की बात सुनकर अपने डंक को खुशी से यूं हरकत दी जैसे उसकी पसंद की बात हो। अकरब जादूगर की आंखें भी चमक उठी थीं। उसने शेर का सर परे फेंकते हुए कहा, ऐ खोपड़ी, मुझे बताओ मैं किस तरह से उसे काबू कर सकता हूँ। खोपड़ी ने जवाब दिया, तो उसे किसी तरह मंदिर के सूखे तालाब की तरफ ले जा। जो ही वो तालाब में कदम रखेगी जाहिर हो जाएगी और अपनी मर्जी से हरकत न कर सकेगी। तो उसे उठाकर पत्थर के ताबूत में डाल देना और 4 दिन बाद ये मुकम्मल तौर पर तेरी गुलाम बन जाएगी। तेरा हर हुक्म बजा लाएगी। खोपड़ी की जुबान अंदर चली गई और रंग भी बदल गया। अब वो बेजान हो चुकी थी। अकरब जादूगर ने फुर्ती से कोई मंत्र पढ़कर फूंका। हल्का सा धमाका हुआ और एक हैबतनाक चुड़ैल नमदार हुई। चुड़ैल के सर के बाल कांटों की तरह खड़े थे। कान खरगोश की तरह बड़े बड़े थे और लाल जुबान बाहर निकली हुई थी। उसकी आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थी और गले में जिंदा सांपों का हार पहने हुए थी। ड्रावनी शक्ल वाली चुड़ैल ने मकरूह कहका लगाकर कहा, अकरब जादूगर, बोल, मुझे किस लिए बुलाया है? हुक्म कर, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? अकरब जादूगर ने खड़े होकर चुड़ैल के कान में कुछ कहा। चुड़ैल ने अपने लंबे खरगोश से कान हिलाए, जुबान को घुमाकर नाक पर मारा और कहा, ऐ जादूगर, जो तू चाहता है वही होगा। चुड़ैल गायब हो गई। उधर मारिया मंदिर में घूम रही थी कि उसे जोरदार चीख सुनाई दी। मारिया उछल पड़ी। उसने देखा कि सहन में एक औरत भागी जा रही है और उसके पीछे एक मर्द तलवार सौंते भाग रहा है। औरत चीखें मार रही थी। देखते ही देखते वो मारिया की नजरों से ओझल हो गए। मारिया उस तरफ लपकी। औरत की चीखें बराबर सुनाई दे रही थी। मारिया सहन से होकर खुले बाग में आ गई। बाग में आ गई तो उसने देखा कि बाग में एक बड़ा तालाब था जिसमें पानी नहीं था। तालाब के दूसरे किनारे पर मर्द ने औरत को गिरा रखा था और उसे कत्ल करने की तैयारियां कर रहा था। मारिया औरत की हमदर्दी में उस तरफ दौड़ी। तालाब में पहला कदम रखते ही मारिया को एक जबरदस्त झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसके दोनों पांव भारी हो गए हैं, जैसे उनके साथ वजनी पत्थर बांध दिए हों। मारिया ने पैर उठाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। मारिया के तो पसीने छूट गए। औरत और मर्द गायब हो चुके थे और उनकी जगह हैबतनाक चुड़ैल खड़ी कहके मार रही थी। मारिया समझ गई कि वो जादू के किसी चक्कर में फंस चुकी है। उसी वक्त मारिया ने महसूस किया कि उसकी पिंडलियां भी बेहिस होती जा रही हैं और एक सर्द लहर दम बदम ऊपर चढ़ती आ रही है। मारिया बेबसी की हालत में खड़ी थी। फजा में एक सनसनीखेज कहकहा गूंजा।
अकरब जादूगर आ पहुंचा था। मारिया इस अजीब और खौफनाक जादूगर को देखकर एक बार तो कांप उठी। जादूगर ने चुड़ैल की तरफ देखा और कहा, तेरा बड़ा शुक्रिया, अब तू चली जा। चुड़ैल गायब हो गई। अकरब जादूगर मारिया को घूरने लगा। मारिया ने कहा, ए जादूगर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मुझे पकड़ा है? अकरब जादूगर कहने लगा, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर तू मेरे बड़े काम आ सकती है, मेरा बहुत कुछ संवार सकती है। मारिया का निचला धड़ अब बेहिस हो चुका था। सर्द लहर लम्हा बलम्हा ऊपर चढ़ती आ रही थी। मारिया का जितना जिस्म बेहिस होता वो जाहिर होता जाता था। फिर मारिया के बाजू, गर्दन और सर भी बेहिस हो गया। मारिया ने बोलना चाहा, लेकिन हलक से आवाज ना निकली। वो एक तरह से पत्थर का बुत बन चुकी थी। सिर्फ उसकी आंखें, दिमाग और कान जिंदा थे। वो देख, सोच और सुन सकती थी, मगर बोल नहीं सकती थी। अकरब जादूगर ने कहका लगाते हुए मारिया को बाजुओं पर उठा लिया और अपने कमरे में आ गया, जहाँ एक कोने में पत्थर का ताबूत पड़ा था। मारिया को उस ताबूत में डालकर अकरब जादूगर ने कहा, अब तुम हमेशा मेरी कैद में रहोगी, मेरे हर हुक्म की तामील करोगी। ताबूत गीला और ठंडा था, इतना ठंडा कि मारिया की रूह कांप उठी। उसने एक बार फिर कोशिश की कि अपने जिस्म को हरकत दे सके, मगर वो अपनी पलकें तक नहीं झपक सकती थी। अकरब जादूगर चला गया। पथरीले ताबूत में मारिया अकड़ी हुई लाश की मानंद पड़ी थी। ऐसा लगता था कि वह हजारों बरस पुरानी हनूतशुदा मिस्री मम्मी है, जिसे किसी पुराने हरम से निकाल कर लाया गया है। मारिया को अपनी हालत पर खुद ही तरस आ गया। उसने सोचा, बीबी मारिया इस बार बुरी फंसी। इस जादूगर की कैद से निकलना मुश्किल नजर आता है। आइए अब अंबर के पास चलते हैं। अंबर खेतों में से गुजरता हुआ कच्ची सड़क पर आ गया और शहर की तरफ रवाना हो गया। चलते हुए उसने फैसला किया कि हिंदुस्तान जाना चाहिए। मुमकिन है नाग या मारिया से वहीं मुलाकात हो। अंबर को अपने भाई और बहन की याद बुरी तरह सताने लगी। वो सीधा बंदरगाह पहुंचा। हिंदुस्तान जाने वाला जहाज आज शाम रवाना हो रहा था। अंबर ने टिकट लिया और जहाज में सवार हो गया। जहाज का अमरीकी कप्तान बड़ा खुश इखलाक आदमी था। शाम के वक्त मल्लाहों ने बादमान खोल दिए। बादमानों में हवा भरी तो जहाज हरकत में आ गया और साहिल से हटने लगा। खुले समंदर में आकर जहाज की रफ्तार तेज हो गई। अमेरिका दूर होता जा रहा था। अंबर अरशे पर खड़ा था। डूबते सूरज का मंजर बेहद हसीन था। यूं लगता था जैसे सोना पिघल रहा हो। गरूब होते सूरज की जर्दी माइल सुर्ख रोशनी में समंदर की लहरें जैसे नाच रही थीं। सूरज गरूब हो गया तो अंबर अरशे से नीचे अपने कैबिन में आ गया। कई दिन इसी तरह गुजर गए। अंबर मजे से सफर करता रहा। फिर एक रोज जहाज को समुद्री तूफान ने आ लिया। उस दिन सुबह ही से आसमान पर बादल जमा होने लगे थे। हवा बंद हो गई थी और समंदर बिल्कुल पुरसकून हो गया। समंदर की ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा थी। अमरीकी कप्तान बड़ा तजर्बाकार था। उसने मौसम से अंदाज़ा लगा लिया था और मुसाफिरों और मल्लाहों को चौकन्ने होने का हुक्म देकर हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली थी। मगर जब तूफान आया तो ये सारे हिफाजती इकदामात रेत के घरौंदे साबित हुए। दोपहर के वक्त तेज हवा चलने लगी और लहरें उठने लगीं। आसमान पर काले डरावने बादलों का कब्जा था। बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। जहाज बुरी तरह डोलने लगा। बादवानों में इतनी हवा भर गई थी कि उनके फटने का खदशा पैदा हो गया था। कप्तान ने चीख कर बादवान लपेट देने का हुक्म दिया। समंदर से पहाड़ ऐसी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। बिजली कड़कने की आवाज़ कान फाड़े देती थी। अंबर भी अरशे पर खड़ा था। उसने अपनी लंबी जिंदगी में बेशुमार तूफान देखे थे, मगर ये बड़ा खौफनाक तूफान था। अंबर ने अंदाज़ा लगाया कि अब जहाज ना बच सकेगा। इतना बड़ा जहाज कागज की कश्ती की मानंद हिचकोले खा रहा था। लहरें उसे उठा उठाकर पटक रही थी। यकायक एक बहुत बड़ी लहर उठी। उस लहर ने जहाज को उल्टा दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुसाफिर चीखें मारते गजबनाक समंदर में लहरों के हाथों मौत के घाट उतरने लगे। अंबर भी समंदर में गिर पड़ा था। मौजें उसे उठाकर इधर उधर फेंक रही थीं। अंबर को अगर कुदरत ने हमेशा जिंदा रहने की ताकत ना दी होती तो उसकी मौत यकीनी थी। एक बार जो लहर ने अंबर को पटखनी दी तो वो गहरे समंदर में बैठता चला गया। नीचे समंदर में तूफान नहीं था। अंबर ने सतह पर उभरने की कोशिश की, मगर पानी के दबाव ने उसे सतह तक ना आने दिया। वो पानी के अंदर ही तैरने लगा। रंग बिरंगी मछलियां उसके करीब से गुजर रही थीं। अंबर को पानी में सांस लेने में जरा भी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो मछली की मानंद तैरता चला जा रहा था। समंदर की दुनिया बहुत हसीन थी। पहाड़ियों में उगे पौधे पानी में लहरा रहे थे। अंबर एक पहाड़ी सुरंग से गुजरकर दूसरी तरफ निकला तो दंग रह गया। उसके सामने एक खूबसूरत महल था। महल की दीवारें मोंगे की थीं और छत सीपियों से बनी हुई थी। ये एक तरह का सीप महल था। पानी की लहरें जब छत को छूती हुई गुजरती तो हर सीप खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगती। ये मंजर इस कदर प्यारा था कि अंबर ने अपनी पूरी जिंदगी में ना देखा था। अंबर सीप महल की तरफ तैरने लगा। वो हैरान था कि समंदर में इतना खूबसूरत महल कहाँ से आ गया और इसमें कौन रहता है। महल के आसपास कोई मछली न थी। अचानक सीप महल का दरवाज़ा खुला और जल परियों का एक गौल बाहर निकल आया। अंबर की आंखें हैरत से फैल गईं। ये मंजर वो अपनी 5000 साल जिंदगी में पहली बार देख रहा था। उसके सामने समंदर की मखलूक थी। उसका ऊपर का धड़ इंसानों जैसा और निचला धड़ मछली का था। उन्होंने हाथों में लंबे नेज़े पकड़े हुए थे। ये नेज़े व्हेल मछलियों के लंबे दांतों से बने हुए थे।
जल परियों ने अंबर के गिर्द घेरा डाल लिया और ठोका देकर महल में जाने का इशारा किया। अंबर उनके साथ महल में आ गया। यहाँ दरबार लगा हुआ था। सामने एक बड़ी सीप में जल परियों की मलका बैठी हुई थी। दरबार की दीवारें शीशे से बनी हुई थी जो पानी के मानने झलक रही थी। दीवारों के साथ सैकड़ों सीप कतार दर कतार रखे हुए थे, गुलाबी, सब्ज, ब्राउन, सुनहरी और दूधिया सीप जिनसे रोशनी फूट रही थी। ये रोशनी शीशे की दीवारों से मुनक्कस होकर पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता कि रंग नाच रहे हैं। अंबर को यूं महसूस हो रहा था कि उसके सामने अलिफ लैला का एक बाप जिंदा होकर आ गया है। मलका जल परी के सर पर सच्चे मोतियों का ताज था। उसके दोनों तरफ 2 जल परियां तलवारें लिए खड़ी थी। मलका बड़ी दिलचस्प नजरों से अंबर को तरफ देख रही थी। फिर उसकी आवाज पानी की लहरों में गूंजी, खुश आमदीद है इंसान, हम बड़ी देर से तुम्हारे मुंतजिर थे। अंबर पर हैरत का दूसरा हमला हुआ। उसने कहा, समुद्री मखलूक की मलिका, मैं तेरा मतलब नहीं समझ सका, तुम क्या कह रही थी? मलिका कहने लगी, जल देवता की पेशगोई सच थी। उसने कहा था कि जमीन से एक इंसान आएगा और मेरी मदद करेगा, और तुम आ गए हो। अंबर अहमकों की तरह मुंह फाड़ कर रह गया। मलिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सुन है इंसान, मैं समुद्री सल्तनत की मलिका हूँ। मेरी एक ही बेटी थी। एक दिन वो सतह समंदर पर सैर करने गई तो उधर से एक बहरी जहाज गुजर रहा था। मेरी बेटी शहजादी परी ने जहाज पर खड़े एक इंसान को देख लिया। इससे पहले उसने इंसानों के बारे में सिर्फ कहानियां सुन रखी थी। इंसान को देखकर शहजादी के दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश उसकी भी इंसानों जैसी 2 टांगें हों और वो चल फिर सके। बस यहीं से बर्बादी का आगाज हुआ। शहजादी इसी फिक्र में बीमार पड़ गई। हमने उसका बहुतेरा इलाज कराया मगर कोई नतीजा ना निकला। हमारी इस सल्तनत से कई मील आगे एक समंदरी जादूगरनी का घर है। वो बड़ी बेरहम है। जो जल परी भी उधर जाने के लिए उसे अपना कैदी बना लेती है। शहजादी जल परी ने सोचा मुमकिन है जादूगरनी उसे इंसानों की तरह 2 टांगे बना दे। एक रात वो चुपके से महल से निकली और जादूगरनी के घर की तरफ रवाना हो गई। जादूगरनी ने उसकी मदद करने के बजाय उसे अपना कैदी बना लिया। वो बड़ी ताकतवर है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम जल देवता से मदद मांगी तो उसने कहा कि इंसानों की दुनिया से एक इंसान आएगा और वही जादूगरनी को मार सकेगा। उस दिन से हम तुम्हारे मुंतजिर थे और आज तुम आ गए। अंबर ने गहरी सांस ली। यहाँ समंदर की दुनिया में भी बदबख्त जादूगरों और चुड़ैलों ने पीछा ना छोड़ा था। इससे पहले भी एक बार अंबर का एक समंदरी चुड़ैल से मुकाबला हो चुका था। समंदर की तह में जो दुनिया आबाद है वो खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ी खौफनाक है। बड़े बड़े मगरमच्छ, ऑक्टोपस, शार्क मछलियाँ, सांप, दरियाई घोड़े बकसरत होते हैं। अंबर ने कहा, ए मलका जल परी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ये तो बताओ तुम समंदर के नीचे किस तरह रहती हो, क्या खाती हो? मलिका खुश हो गई थी। उसने जवाब दिया, हमारी नाक के अंदर एक झिल्ली सी बनी होती है जिससे जब पानी टकराता है तो झिल्ली पानी में मौजूद ऑक्सीजन जज्ब कर लेती है और उसी ऑक्सीजन से हम जिंदा रहती हैं। खाने में हम समुद्री घोंगे और फल खाती हैं। जब कोई जल परी मरती है तो उसका जिस्म झाग बनकर पानी में मिल जाता है। हमारे जिस्म में इंसानों की तरह जिंदा रूह नहीं होती। इंसान जब मरता है तो उसकी रूह जिस्म से निकलकर दूसरे जहान में चली जाती है और फिर कभी नहीं मरती। मगर जल परी के मरते ही उसका बदन झाग बनकर पानी में गुम हो जाता है। वैसे हमारी ज़िंदगी 1000 साल तक होती है। हम पानी में बड़े मज़े से तैर सकती हैं। साल के शुरू में महीने में जल परियां अंडे देती हैं और हमारी नस्ल बढ़ती है। कुछ देर मलका अंबर को समुद्री दुनिया के बारे में बताती रही। फिर एक बहुत बड़ी सीप में अंबर के आराम करने का बंदोबस्त किया गया। उस सीप में नन्हे नन्हे मोती बिछे हुए थे जो झिलमिला रहे थे। अंबर उस सीप में लेटा तो उसे यूं लगा जैसे किसी आरामदेह गद्दे पर लेटा हो। मोतियों से बड़ी खुशगवार और भीनी भीनी खुशबू खारिज हो रही थी। अंबर ने सोचा, यह कायनात कितनी बड़ी है। सिर्फ हमारी दुनिया में ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें हैं कि इंसान उनके बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकता, और पूरी कायनात के इंसान के छोटे से जहन में कहाँ समा सकती है, जिसमें करोड़ों चांद, सूरज, सैयारे और सितारे चकरा रहे हैं। जो एक दूसरे से टकरा जाए तो हर शय फना हो जाए। न जाने कब तक अंबर इस सीप में सोता रहा। फिर मौसीकी की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। अंबर ने देखा कि एक जल परी सीप के पास बैठी बरब्द बजा रही है। अंबर को आंखें खोलता देखकर वो चली गई। चंद मिनट बाद मलका जल परी आ गई। उसके पीछे कनीज़ों का हजूम था जिन्होंने शफाफ तश्तरियों में समुद्री फल उठा रखे थे। अंबर ने एक फल चखा, बेहद लजीज था। अंबर सारा फल खा गया। फिर इसी तरह अंबर सीप महल से निकलकर जादूगरनी की तरफ रवाना हो गया। समंदर के पानी में तैरता वो चला जा रहा था, लेकिन समंदर में तैरते एक खूनखार ऑक्टोपस ने इंसान की बू सूंघ ली। यह एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था जो जहाज से गिरने वाले कई इंसानों को हड़प कर चुका था। उसके पूरे जिस्म पर रबड़ की तरह लचकदार सूंडें थीं। हर सूंड हाथी की सूंड के बराबर थी। वो सूंडें लहराता अंबर की तरफ लपका। अंबर अपने ख्याल में तैरता जा रहा था कि ऑक्टोपस ने पीछे से आकर अपनी एक सूंड में उसे दबोच लिया। ऑक्टोपस समझ रहा था कि एक मज़ेदार शिकार हाथ लगा है। उस बेचारे को क्या मालूम था कि उसने किस मुसीबत को गले लगाया है। इससे पहले कि अंबर संभलता, ऑक्टोपस ने उसे अपनी सूंडों में जकड़ लिया और दबाने लगा। अंबर की जगह
लाखों टन वजनी व्हेल मछली होती तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाती। ऑक्टोपस झंझला गया। उसने अंबर को अपने मुंह में डालना चाहा तो अंबर ने उसकी उभरी हुई आंख पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। ऑक्टोपस का डेला पिचक गया। उसने दर्द से बेहाल होकर सूंडें लहराई तो अंबर उसकी गिरफ्त से निकल आया। पानी में हलचल सी मच गई थी। अंबर ने ऑक्टोपस की एक मोटी सूंड पकड़कर अपनी तारीखी ताकत से झटका दिया। तड़ाक! सूंड टूटकर अंबर के हाथ में आ गई। ऑक्टोपस के तो बाप के साथ भी ऐसा कभी ना हुआ था। उसने घुमाकर दूसरी सूंड अंबर पर मारी, मगर ये सूंड भी वापस न जा सकी। अंबर ने उसे दबोच लिया था और तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऑक्टोपस की तो जान अजाब में आ गई थी। जैसे वो तर्न वाला समझ रहा था, वो तो लोहे का चना साबित हुआ था। उसका पहाड़ जैसा जिस्म बार बार सुकड़ और फैल रहा था। अंबर ने उसकी दूसरी सूंड भी जड़ से उखाड़ दी। अब तो खूनी ऑक्टोपस ने भागने निकलने में ही खैरियत जानी। वो अपनी सूंडें समेटकर पानी की तह में बैठता चला गया। अंबर आगे बढ़ने लगा। वो कुछ आगे गया था कि उसने देखा कि समंदर के शफाफ पानी में सुर्ख रंग के लाल बहते आ रहे हैं। अंबर ने एक लाल हाथ में लिया। बड़ा खूबसूरत और कीमती था। ऐसे लाल तो बादशाहों के खजानों में भी नहीं मिलते। अंबर के जहन में सवाल उभरा, ये लाल कहाँ से बहते आ रहे हैं? अंबर उनके साथ साथ तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। पुलिसरार लाल कहाँ से बहते हुए आ रहे थे और इस कहानी का महबूब हीरो अंबर समंदर की हैरतनाक दुनिया में कहाँ तक गया? अंबर ने समुद्री जादूगरनी से खौफनाक मुकाबला किया। क्या अंबर जल परी शहजादी को आज़ाद करवा सका? क्या मारिया अकबर जादूगर की गुलाम बन गई थी? मरियम के साथ क्या गुजरी? क्या नाग वजीर और सिपा सलार की साजिशों का मुकाबला करने में कामयाब हो गया? इन सब सवालों के जवाबात आपको इसी दिलचस्प दास्तान के अगले हिस्से में मिलेंगे, जो आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। उस पर जाने के लिए नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।